ओके, चलिए कमाई का अड्डा में स्वागत है आपका। मैं और हर्षिता मुंबई से और वीरू दिल्ली से जुड़ेंगे। और लास्ट हेडलाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी एक्चुअली। हर्षिता, मेरा तो ये मानना है कि अगर स्विगी पहले लिस्ट हो गई होती जोमेटो से तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि मच बेटर मच फोकस कंपनी। और मतलब मैं तो खैर उसको प्रेफर करता हूँ ओवर जोमेटो, पर्सनल चॉइस है। लेकिन नंबर्स भी जैसे उन्होंने कहा कि ऑलरेडी पॉजिटिव आ गए उनके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग। लेकिन मार्केट की बात कर लेते हैं। और आज देखिए एकदम बहुत इंटरेस्टिंग आज जो सुबह हमारा सेटअप था, निफ्टी ने ऑलमोस्ट उसको रिस्पेक्ट किया। बैंक निफ्टी ने शायद थोड़ा सा डिफरेंट चाल चली, लेकिन निफ्टी अगेन एग्जैक्टली फर्स्ट रेजिस्टेंस से नीचे फिसला। बैंक निफ्टी ने ना सिर्फ फर्स्ट रेजिस्टेंस क्रॉस किया बल्कि सेकंड रेजिस्टेंस भी क्रॉस किया। तो ये आज थोड़ी सी डायकॉटमी बिटवीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, लेकिन निफ्टी एग्जैक्ट फर्स्ट रेजिस्टेंस से नीचे और ऑप्शन राइटर्स के कॉल राइटर्स के बेस से वहीं से आज सुबह फिसला। मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ पर भी थोड़ी सी हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग। सुबह 7:1 का एडवांस क्लाइन था, अब ऑब्वियसली काफ़ी कम हुआ है वो। लेकिन हजदा, जो मैं सुबह भी बात कर रहा था, मेरा एक मानना है कि मार्केट ने आपको एक वार्निंग साइन दिया है कि शायद एक मार्केट में एक नियर टर्म टॉप बनाए, एक डबल टॉप बनाए शायद, और एक यहाँ से अगर मार्केट एक करेक्ट हो जाए और अगर आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ निफ्टी या बैंक निफ्टी चला जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगले कुछ दिनों में। और प्रॉफिट टेकिंग इन लेवल्स पर अगर आप कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इसमें होगा क्या, आप एक चीज़ कर सकते हैं, अगले लेवल्स का वेट कर सकते हैं ऑल टाइम हाई निकलने का, फिर री एंटर कर सकते हैं। लेकिन इस समय मार्केट में जो है लॉन्ग ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। ओके, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल फिलहाल इन लेवल्स पर नहीं, लेकिन गेल के भी नंबर्स आ रहे हैं, उस पर भी नजरें रहेंगी। मुनाफा घटा है हाउएवर, 604 करोड़ पर आया, एक्सपेक्टेशन 1000 करोड़ के ऊपर की थी। और आय का आंकड़ा देखिए 32,843 करोड़, जहां पर 35,000 करोड़ के ऊपर का अनुमान था, तो वो स्टॉक वैसे भी 3% नीचे है। ये गेल के नंबर्स। लेकिन अनुज, फिर इंडेक्स में अगर ट्रेड लेना है तो किस तरफ बैठेगा, क्योंकि अगला हफ्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम मंथली एक्सपायरी की तरफ जाएंगे। आज फिर गाड़ी आकर रुक गई जब हम 18,300 के काफी करीब गए, लेकिन रेंज छोटा हो चुका है, ऐसा नहीं है कि बहुत वाइड रेंज में मार्केट घूम रहा है। देखिए हर्षिता, आज सुबह निफ्टी पर हमारा एक व्यू था कि 18,303 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड लीजिए, स्पेशली अगर आपको 18,275 के करीब का लेवल मिल रहा है। हाई बनाया उसने 18,297 का, और एग्जैक्ट स्टॉप लॉस को बेहद ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया। और वहां से आपको निफ्टी ने 100 से ज्यादा पॉइंट दिए। अगर आप लो देखें तो 18,166 जो अभी अभी लगा पिछले 10-15 मिनट पहले। स्ट्रैटेजी अब निफ्टी पर सेल ऑन रैली की है, और इसमें आपको स्टॉप लॉस एडजस्ट करते रहना। जैसे आज सुबह हमारी स्ट्रैटेजी थी बहुत सिंपल, सेल ऑन रैली 18,303 के स्टॉप लॉस के साथ। अब उसमें एक और कारण है, आज एक्सपायरी है। 18,200 और 250 की कॉल के साथ हमने सुबह दिन की शुरुआत की थी, उस डेटा पॉइंट के साथ। मैं दिन का एंड भी उसी डेटा पॉइंट के साथ करूंगा, 18,200 और 250 की कॉल। देखिए 18,200 की कॉल में अब करीब करीब 2 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट हो गया, और 250 की कॉल में तो करीब करीब 2.25 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट, और ये प्रीमियम्स ऑलमोस्ट पूरी तरह से अब यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। ये वो जोन था, यहाँ पर कल मैसिव कॉल राइटिंग हुई थी, और क्योंकि ये जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट था इसने रिस्पेक्ट किया था कॉल राइटर्स को, इसके लिए आज सुबह कन्विक्शन थी कि ये लेवल्स क्रॉस नहीं होंगे आज। और यहाँ पर मार्केट अब क्लियरली एक सेल ऑन रैली दिखा रहा है। एक लेवल नोट कर लीजिए 18,115, इसके नीचे अगर फिसल गए तो फिर मान लीजिए मार्केट पूरी तरह से शॉर्ट के फेवर में आ जाएगा। 18,115 के नीचे आपको नहीं फिसलना है, वो जरूरी है। कल का लो है वो, और बहुत सिग्निफिकेंट है वो। मुझे लग रहा है आज एक 3 PM मूव आएगा मार्केट में शार्प, और हम उसको थोड़ी देर में एड्रेस करेंगे ऑप्शंस के थ्रू। बैंक निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बैंक निफ्टी में हम एसबीआई के नंबर्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले स्ट्रेंथ है। और हालांकि हायर लेवल से ये भी फिसला है क्योंकि एसबीआई के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन फिर भी इसने अपने लेवल्स रिस्पेक्ट किए, और आज इनफैक्ट कॉल राइटर्स को इसने फंसाया। निफ्टी में कॉल राइटर्स नहीं फंसे, बैंक निफ्टी में आज कॉल राइटर्स फंसे। अगर आप देखें 43,800, 700, 600 की कॉल, यहाँ सब में प्रीमियम कई केसेस में डबल हुआ है और सबके प्रीमियम्स कम हुए। तो ये एक आज बहुत इंटरेस्टिंग डायकॉटमी रही है। और इनफैक्ट आज हाईएस्ट पॉइंट जो था बैंक निफ्टी का, वो अगेन बहुत क्लोज था ऑल टाइम हाई के। एक बार जरा बैंक निफ्टी लेकर आइए, फिर मुझे लग रहा है कि ऑल टाइम हाई के काफी करीब है। बैंक निफ्टी में मैं अभी भी कह रहा हूं कि अभी भी सेल ट्रेड नहीं जनरेट हुआ है, वो अभी भी बाय ऑन डिप्स ये बैंक निफ्टी में 44,079 तक गए हम, और 44,151 निकला, तो मुझे लग रहा है कि फिर बैंक निफ्टी में बड़ी तेजी होगी। लेकिन आज तो मुझे लग रहा है कि मामला थोड़ा सेल ऑन रैली का ही है। और आज का ये जो
अगर यहाँ क्लोज हो गए हम तो ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा। क्यों? क्योंकि आज आपके पास सारे क्यूज पॉजिटिव थे, ग्लोबल क्यूज सारे पॉजिटिव थे, और इसलिए आज मैंने कहा था आज सुबह कि आज मार्केट के टेक्सचर का टेस्ट है। आज अगर आपने ये गैप अप में सेलिंग आ गई अगर, तो ये आपको क्लियरली बता देगी कि मार्केट का टेक्सचर थोड़ा सा बिगड़ रहा है। इस बीच SBI, जिसका हमने कुछ देर पहले नंबर्स भी देखे, स्टॉक पहले स्क्रीन पर लेकर आते क्योंकि नतीजों के साथ थोड़ा सा एक अपटिक आया था, लेकिन अब देखिए नियरली 1% तक का दबाव देखने को मिल रहा है। नतीजे बेहतर है लेकिन उसके आगे कुछ नहीं, कुछ ऐसे अलग नहीं आया, आतिशबाजी नहीं देखने को मिली। बिल्कुल, एग्जैक्टली, आपने जैसा बोला ना, आतिशबाजी नहीं है। और ये ना आज मैं सुबह सोच भी रहा था कि क्या ऐसा डिलीवर कर देंगे SBI जो यहाँ से इसको रीरेट कर देगा। एक तो उनकी प्रोविजनिंग भी थोड़ी कम हुई है, आई थिंक उसको लेकर भी थोड़ा सा ये मतलब देखना पड़ेगा कि जो नेट प्रॉफिट बढ़ा है इसमें कितना कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है और कितना प्रोविजनिंग जो कम की है उसकी वजह से इनका प्रॉफिट बढ़ा है। आई थिंक ये भी जानना हर्षदा बहुत जरूरी है। हम सुबह बात कर रहे थे आज की, इनफैक्ट नंबर यतिन ने शेयर किया है, तो एस्टिमेट था कि करीब 6000 करोड़ की प्रोविजनिंग करेंगे, 3300 करोड़ की ही की। एग्जैक्टली। तो मामला ये है कि जो प्रोविजनिंग कम हुई है, और सारा गेम ही इस बार प्रोविजनिंग का था। हमने बोला था कि स्लिपेजेस पे इस बार फोकस मत करिए, इस बार प्रोविजनिंग पे फोकस करिए, क्योंकि वो कैनरा बैंक की प्रोविजनिंग आई थी, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की प्रोविजनिंग आई थी, तो यहाँ पर प्रोविजनिंग इन्होंने काफी कम की है। अब ऑब्वियसली एक इसका कारण ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी आप सारी प्रोविजनिंग कर चुके हैं और आपको अपने एसेट्स अच्छे लग रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन मतलब कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है, नंबर खराब नहीं है। अच्छा, लेट मी पुट दिस पे, नंबर खराब नहीं है। और एक और चीज, ऐसा नहीं है कि स्टॉक यहां से कोलैप्स कर जाएगा, मेरे ख्याल से लोअर लेवल पर बाइंग भी आएगी। प्री पोजिशनिंग बहुत हो गई थी SBI में, पिछले 3-4 दिन में काफी बाइंग आई थी SBI में, लेकिन इन नंबर्स को लेकर मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा तोड़फोड़ नंबर्स है जो आपको वापस ऑल टाइम हाई पे 2 दिन में ले जाए। ऐसे नंबर्स मुझे देख के तो नहीं लग रहे कम से कम। तो इसीलिए वो स्टॉक ऊपरी लेवल से कुछ करेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, नियरली 1% नीचे इस समय। इस पर नजरें रहेंगी, इस पर आगे डिटेल में विश्लेषण भी होगा। वीरू, गुड आफ्टरनून, बताइए SBI के आगे ऑफ कोर्स ITC का अब इंतजार, लेकिन दूसरे स्टॉक्स जो फोकस में है? जी हर्षदा, SBI में काफी शॉर्टिंग हुई है, और अगर आप देखिए पोस्ट नंबर्स, सडनली विद इन द बैंकिंग 23.9% का बिल्डअप इंट्राडे में, यानी अच्छे नंबर्स के बाद काफी शॉर्टिंग हुई है SBI में। सडनली अगर आप देखें ये OI डेवलप हुआ है, मतलब अर्निंग्स जब आ गई लगभग 5 मिनट के अंतराल के बाद, उसके बाद इसमें काफी शॉर्टिंग शुरू हुई है। इंट्राडे के OI को देखिए, आपको क्लियरली एविडेंट है वो। और अगर आप इस अर्निंग का, इस नंबर का इंपैक्ट देखें बैंकिंग में क्या हो रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक, इन 2 बैंकों में और इस वक्त शॉर्टिंग शुरू हुई है। मैं इसका उल्लेख आपको निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स दिखा के कर देता हूं। आपकी स्क्रीन पे निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स आएगा, इज नाउ एट डे लो 3994, दिन के सबसे निचले स्तरों पे, यानी पोस्ट अर्निंग्स इट्स PSU बैंक्स, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स जो कि गिरता हुआ। और क्या स्पेस हैं जो आज विटनेस कर रहे हैं शॉर्टिंग के लिहाज से अगर आप देखें तो आज 2-3 स्पेस काफी शॉर्टिंग विटनेस कर रहे हैं। केमिकल और सीमेंट, ये 2 स्पेस रहे। ग्रेसिम 18.3, रैमको सीमेंट्स 11.6, श्री सीमेंट लगभग 10% और ACC में करीब 2.25% का बिल्डअप। सीमेंट में काफी शॉर्टिंग हुई है, बहुत शार्प शॉर्टिंग हुई है। केमिकल को देखिए, कोरोमंडल में 6.2%, PI इंडस्ट्रीज में करीब 4.5%, आरती इंडस्ट्रीज में 2% का OI बिल्डअप हुआ। केमिकल बास्केट, सीमेंट में काफी शॉर्टिंग हुई है। फार्मा में मेट्रोपोलिस, दिवीज लैब, एलकेम, यहाँ पे काफी शॉर्टिंग हुई है। दिवीज लैब में काफी सब्सटेंशियल OI जंप हुआ, करीब 15% का। बट एक स्पेस जो कि कल भी कंफर्टेबल था और आज भी कंफर्टेबल है हर्षदा, दैट NBFCs, फाइनेंस स्पेस, कैनफिन होम्स, चोला, L&T फाइनेंस, SBI कार्ड्स, सब में स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप है। कैनफिन होम्स 12%, चोला फाइनेंस एट ऑल टाइम हाई 13.25%, L&T फाइनेंस करीब 5% और SBI कार्ड्स एक स्ट्रॉन्ग मूव 4.5% ऊपर, 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर। NBFCs सुपर स्विंग मूड में हर्षदा। फिलहाल कुछ स्टॉक्स, क्लियरली आज NBFC स्टॉक्स में हमने देखा है काफी इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, तेजी की पोजीशन आई है। कुछ और ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, फिर हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे। तो लेकर आइए तेजी वाले ट्रेड्स। बजाज फाइनेंस 1% ऊपर, जैसे वीरू भी मेंशन कर रहे थे। भारतीय एयरटेल, कल आपको याद होगा इसने डे क्लोज करीब 0.5% ऊपर दिखाया था, नतीजे ठीक ही थे, ज्यादा कुछ उत्साह वहां पर नहीं था, लेकिन अब कैचअप करता हुआ। वहीं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और एस्ट्रो ब्रांड एशिया, जो यतिन ने आपको बड़ी स्टोरी पेश की, शायद जुबलिन फूड, एडवेंट
जनरल अटलांटिक यहाँ पर इस बिजनेस को इंडिया में खरीदते हुए दिखाई देंगे। वो स्टॉक 15% ऊपर, इंट्राडे में 20% तक का मूव इसने दिखाया है। अदानी पोर्ट आज थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ। डॉक्टर रेड्डीज में मुनाफा वसूली। गोदरेज प्रॉपर्टीज एक तरफा तेजी देखी गई है डीएलएफ के नतीजों के बाद और उससे थोड़े से पहले इन रियल्टी काउंटर्स में, वहां पर करेक्शन और आज इन्फो एज में भी कुछ पोजीशंस हल्की होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये है फिलहाल वो ट्रेंडिंग काउंटर्स जिस पर हम आगे बात भी करेंगे। लेकिन लेकर आते हैं हमारे जानकारों को अब स्क्रीन पर, जो आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। फंडामेंटल्स के लिए ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल हमारे साथ है। टेक्निकल कॉल्स के लिए हम बात करेंगे प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, कविता जैन और साथ ही साथ आशीष चतुर्मोता से। 2:40 पर लेकर आएंगे हर रोज की तरह 4 का चौका। सस्ता ऑप्शन प्रशांत से लेंगे, मानस बताएंगे एफएनओ का सुपरस्टार, आशीष चतुर्मोता देंगे चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा के लिए राजेश अग्रवाल तो है ही। फिर कल आने वाले नतीजों पर दिग्गज कंपनियों में जेएसडब्ल्यू स्टील, एनटीपीसी, पावर ग्रिड है, बंधन बैंक, ग्लेनमार्क फार्मा, इनके नतीजों से क्या उम्मीद की जा रही है उस पर सुमित को जोड़ेंगे। याद रखिए कल के सत्र में जोमैटो के भी नतीजे आने वाले हैं। फिर 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के मैनेजिंग डायरेक्टर आशु मदान जुड़ेंगे और 3 बजे यतिन से लेंगे डीलिंग रूम का जायजा। फिर बीटीएसटी ट्रेड्स और ऑफ कोर्स क्लोजिंग पर हमारी नजरें। ओके चलिए फिर ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। निफ्टी इस समय फिर रेड में, लेकिन मिड कैप इंडेक्स पर ध्यान रखिए। मिड कैप इंडेक्स लगातार दूसरे दिन ऑलमोस्ट सेम पैटर्न दिखा रहा है और अब मिड कैप इंडेक्स डे लो पर और एडवांस डिक्लाइन अभी डिक्लाइंस के फेवर में टर्न हुआ। 18,180 इस समय निफ्टी का लेवल और बैंक निफ्टी करीब 43,858 पर इस समय ट्रेड कर रहा है। लग रहा है आज मामला आज थोड़ा ख़राब हो सकता है आखिरी के 1-1.5 घंटे में और थोड़े से पुट्स पर भी ध्यान रखेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए ट्रेड लेना शुरू करते हैं। गाबा सर गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड लेंगे इस समय, बाय या सेल? सेल। गुड आफ्टरनून टू यू। और वो है एसीसी। थोड़ी वीकनेस नजर आती है एसीसी में, स्ट्रक्चरली थोड़ा वीकनेस है। ट्रेड करा है 1732 के आसपास, 1740 का स्टॉप लगाकर चले। पॉसिबल है कि एसीसी स्लाइड हो सकता है, उसका टारगेट होगा 1700। यस, एसीसी शॉर्ट। एसीसी शॉर्ट, जिस बात का अभी आवाज के स्टेट्स में उल्लेख हो रहा था, याद रखिएगा उसी में एग्जैक्टली। ह्यूज शॉर्टिंग सीमेंट, एसीसी प्रकाश सर का अभी शॉर्ट है और आपकी स्क्रीन पे एट डीलो। प्रशांत गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन ट्रेड। जी वीरू जी, अनुज जी, हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू द पैनल। सभी दर्शकों को नमस्कार। एशियन पेंट्स मुझे काफी अच्छे लेवल पे लग रहा है। 3115-16 के आसपास इसका स्पॉट है। मैं ये 3060 के स्टॉप लॉस से खरीदना चाहूंगा और मैं यहाँ से टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो करीबन 3200 से लेके 3225 तक का। ओके, तो एशियन पेंट में एक बाय साइड का ट्रेड इस समय आता हुआ 0.5% से ज्यादा की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। मानस, तेजी या मंदी? देखिए स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है तो आई थिंक एयू बैंक में तेजी करेंगे क्योंकि बैंकिंग में कुछ स्टॉक बेहतर लग रहे हैं। एयू बैंक अगर आप चार्ट देखेंगे तो मेरे ख्याल से 2022 के हाईज को आज स्टॉक ने ब्रीच किया है, वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं और आज के ब्रेकआउट के बाद अगर हमें एक पोजीशन ट्रेड लेना होगा तो यहाँ से भी मेरे हिसाब से 100 से 125 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। एयू बैंक में आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 739 के रहेंगे और 770 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं और ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। एयू बैंक का 750 वाला कॉल ऑप्शन 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 6 रुपए की स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 20 रुपए के टारगेट के लिए। ओके चलिए फिर ये समय टेक्निकल कॉल्स राजेश अग्रवाल को भी जोड़ लेते हैं। राजेश जी गुड आफ्टरनून, काफ़ी दिनों बाद आपसे बात हो रही है। एसबीआई पे पहले तो व्यू दीजिए अपना, इससे पहले कि हम आपकी स्टॉक पिक डिस्कस करें। क्या मार्केट सब कुछ पचा चुका है नंबर्स के हिसाब से और अब क्या व्यू होगा यहाँ पर? गुड आफ्टरनून अनुज जी, हर्षदा जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण हैं सबको नमस्कार। सही कहा आपने। लगता है कि एसबीआई के नंबर्स जो एक बार थे मार्केट ने डिस्काउंट कर रखा था, क्योंकि पिछले दिनों अगर आप देखो तो जो भी पीएसयू बैंकिंग साइट से जो भी नंबर्स आए थे वो इतने, जैसे अभी हर्षदा बता रहे थे ना, कोई पटाखे नहीं फूटे टाइप्स, तो उस टाइप के नहीं हुए। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई ख़राबी नहीं आई है। प्राइस टू बुक भी अगर देखो
तो 1.2 टाइम्स FY24 और 1 टाइम्स FY25 ट्रेड कर रहा है। नेट NPS कम हुए हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ के आया है, NIMs में 10 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त देखी गई है। मुझे लगता है कि सारे पायदान पे खरे उतरे हैं नंबर्स। जो थोड़ी बहुत लोगों को आशंका है इस वक्त, वो प्रोविजनिंग जो इतनी लोअर हुई है उसको लेकर के है कि उस कारण से तो कहीं बॉटम लाइन में जम देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर हमें ये नहीं भूलना चाहिए था कि लगातार कई क्वार्टर्स से SBI अपनी बैलेंस शीट क्लीनिंग करती जा रही थी, प्रोविजनिंग करती जा रही थी, तो हो सकता है कि प्रोविजनिंग करने के लिए कुछ बचा ही नहीं हो। अदरवाइज इन लाइन नंबर्स हैं, कई पायदान पर तो बीट आया है। मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ से कोई प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट आती है या आज FNO सेटलमेंट का दिन है इस कारण से गिरावट आती है, तो एक अच्छी खरीदारी का, मध्यम अवधि के लिए अच्छी खरीदारी का मौका बनता है। PSU बैंकिंग स्पेस में अभी बहुत दम बाकी है मैं कहूँगा, और कई स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे उपलब्ध हैं। चार्टिकली एक बार इसको एनालाइज कर लेते हैं। देखिए पिछले 3 महीनों में 10% के गेंस, पिछले 1 महीने और पिछले 15 दिन का अगर चार्ट है तो वो भी स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि इस स्टॉक ने भाग लिया है। निफ्टी बैंक में जो परफॉर्मेंस आता हुआ दिखाई दिया है तेजी का, उसका हिस्सा बना है ये। अब प्रशांत, 580 के लेवल्स पर आज ऑफ कोर्स नंबर्स के बाद तेजी नहीं हुई है, लेकिन क्या इस ऐसे जोन में जा रहा है कि शायद अब थोड़ी सी थकावट आएगी, यहाँ से आगे बढ़ने के लिए अगला बड़ा ट्रिगर चाहिए? तो हर्षा जी, सबसे मेन चीज जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि 20 दिनों के एवरेज के ऊपर बहुत कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है 570 के लेवल के ऊपर। और मुझे लग रहा है कि अगर 575, अभी 580 पे 575 तक आ जाए तो डेफिनेटली हम एक रिस्क बेस्ड ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। 565 का स्टॉप लॉस रख के 10 पॉइंट की रिस्क होगी, और ये अगर वर्क कर जाए तो वहां से डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार 600 610 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। तो 575 तक की अगर डिप मिल जाए इस वीकनेस में तो वो एक अच्छी एंट्री हो जाएगी। 575 तक का कोई डिप मिले तो प्रशांत के मुताबिक उस डिप को आपको बाय करना चाहिए। अच्छा, अभी थोड़ा सा अर्निंग्स से और SBI के इस बिहेवियर से बाहर निकलते हैं। याद रखिएगा, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स है डे हाई, बट इस पैनल के कुछ जो चहीते ट्रेड रहे थे उनको एक बार देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। आज इस वक्त एक लुपिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ, और NBFCs में अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव। एक बार कैनफिन होम्स लेके आइएगा, 682 आपकी स्क्रीन पे आज ऑल टाइम इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे। और SBI कार्ड्स, NBFCs में अगर इस वक्त देखें तो SBI कार्ड्स डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। ये ट्रेड सुबह लिया गया था प्रकाश सर के साथ। प्रकाश सर, आपने टिप्पणी की थी और इस वक्त डे हाई पर है। एग्जैक्टली आफ्टर ओपनिंग शायद हमने इसको कैच किया था 884 पे, इट्स 889 नाउ एट डे हाई। सुपर ओवाइडेशंस, और ये अब परसों के हाई को काटता हुआ। सर, आपका टेक इस वक्त इस ट्रेड पे? SBI के अब भी बाय मोड पर है, 893 के आसपास ट्रेड कर रहा है। थोड़ा स्ट्रेच है, साइडवेज मूव मिलेगा, नथिंग टू वरी। 900 इज द फर्स्ट टारगेट, लेकिन मुझे लगता है इसमें जब भी कोई डिप्स मिलती है वो खरीदारी का मौका रहेगा। जब तक कि 870 बरकरार है, अप मूव ऑन है। शायद 920 से 930 भी देख सकते हैं आते दिनों में, लेकिन बाय मोड पर है SBI कार्ड बिल्कुल। SBI कार्ड्स बाय मोड पे हैं, और मैं अभी फॉर द टाइमिंग शायद एक बंधन बैंक को देख रहा था, वो भी अच्छा कर रहा है, लेकिन मैं फॉर द टाइमिंग इस पर बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अभी SBI ने पूरे के पूरे इस स्पेस में टर्बुलेंस क्रिएट कर रखी है। तो मैं इस बंधन बैंक पे नहीं जाऊँगा। एक दो स्टॉक्स को और लेता हूँ जो कि अच्छा कर रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मोड में है। एक बार आप लेके आइए आपकी स्क्रीन पर संवर्धन मदरसन, और एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ 79.15। मानस एक टेक दीजिएगा, स्पेशली पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से। ये क्लोज ओवाइडेशंस अच्छे हैं, 200 EMA के पास प्लेस्ड है, स्ट्रॉन्ग मूव और अंतिम दौर तक कायम है। इस पर आपका टेक? देखिए, यहाँ पर ट्रेंड बहुत बुलिश बना हुआ है। करीब 5-6 सेशन से अगर आप देखें तो 200 EMA एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आई थिंक अब एक मूव डेफिनेटली मिलना चाहिए, जिसमें शायद 84-85 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए। अगर आज इंटरडे सेशन में कोई गिरावट देखने को मिले तो 76.90 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। पहला टारगेट 82 रुपीज और उसके ऊपर 85 रुपीज तक के टारगेट्स आपको मदरसन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलो निफ्टी लेकर आइए वापस एक बार स्क्रीन पर। 18,165 अब इस समय, और 18,161 अब फ्रेश इंट्राडे लो 18,150 भी तोड़ने की तैयारी है। और मैं 18,150 की पुट देख रहा था, करीब 12 और 13 रुपए के बीच में ये हश था, और
इंटरेस्टिंग हो सकती है ये। अगर थोड़ा सा रिकवरी यहाँ पर आए और वहाँ पर मतलब निफ्टी में रिकवरी आए थोड़ी सी और फिर फेल हो, तो इस पुट पर आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मार्केट में इस समय टेक्सचर ख़राब है। और कल का लो अगर टूटा तो हम लास्ट के 1 घंटे में ये मार्केट कहीं भी जा सकता है। इनफैक्ट इवन बैंक निफ्टी देखिए अब आप 43,774 बैंक निफ्टी। जब मैं अपने स्टूडियो में आने की तैयारी कर रहा था और तब एसबीआई के नंबर्स आए नहीं थे, तब मैं देख रहा था बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब था, वापस 44,050 के करीब था। वहाँ से एसबीआई के नंबर्स आए और स्टॉक करीब करीब 300 इंडेक्स करीब 300 पॉइंट गिरा और अब 18,150 तोड़ने की तैयारी कर रहा है निफ्टी भी। तो थोड़ा कॉशियस हो जाए मार्केट पर। और आज का जो मैं फिर कह रहा हूँ, आखिरी के 1 घंटे में कुछ भी हो सकता है मार्केट में, लेकिन ये जो प्राइस बिहेवियर आज का ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे एक चीज़ और क्लियर हो रही है कि आप सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी यूएस मार्केट और एशियन मार्केट्स देखकर सुबह एसजीएक्स निफ्टी देखकर नहीं बना सकते। आपको अपने इंटरनल्स देखकर अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी इस समय, क्योंकि इंडियन मार्केट डीकपल दोनों तरफ से हुई है। पहले जब यूएस मार्केट गिर रही थी लगातार तो हम बढ़ रहे थे, अब यूएस मार्केट बढ़ा कल तो भी अब आज हम गिर गए। और बिटवीन येस्टरडे एंड आज जो 2 दिन का प्राइस पैटर्न है ये काफ़ी ख़राब है। पहली बार ऐसा हुआ सिंस 18 अप्रैल जब हमने 2 लगातार डाउन डेज देखे, कल और परसों। 3 तो मुझे याद नहीं कब हुए हैं लास्ट, इस मेरे ख्याल से मार्च में हुए होंगे जब वो मार्केट गिर रहा था। अप्रैल में तो पूरी बड़ी रैली हुई, उसमें तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि 3 लगातार आपने रेड कैंडल्स देखी हों, लेकिन 2 रेड कैंडल्स ऑलरेडी बन चुकी हैं, तीसरी की तैयारी हो रही है अगर आज ये रेड कैंडल जो है वो सक्सेसफुल रही तो। लग तो वैसे ही रहा है। ब्रॉडर मार्केट का भी हाल स्क्रीन पर आ जाएगा, क्योंकि 122 अंकों की गिरावट देखते ही देखते अब ये मिड कैप इंडेक्स भी दिखा रहा है, तो वहां पर भी प्रेशर बन रहा है। एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक देख लेते हैं, 1.5% अब नीचे, तो ये अपना काम कर रहा है निफ्टी बैंक को नीचे खींचने का, वो हम कंट्रीब्यूटर्स में भी देख रहे थे। और इसके अलावा आप देखिए दूसरे स्टॉक्स जहां पर पोजीशंस बनी हुई थी, ठीक थी पोजीशंस, वो अनवाइंड होना शुरू हो गई हैं। टाटा मोटर्स मिसाल के तौर पर, आपका टाटा स्टील अब बिकवाली के ग्रिप में आता हुआ, अचानक 0.5% का नॉक टाटा स्टील में अभी आया है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में हम देख रहे हैं बिकवाली बढ़ती हुई, पिछले 10 मिनटों में 0.5% का प्रेशर। तो ये टाटा ग्रुप कंपनियां जहां पर हमने देखा है क्लियरली प्रेशर बनता हुआ। मेटल्स में खास तौर से हम देख रहे हैं प्रेशर था, और ऑटो स्टॉक्स थे जहां पर हमने देखा था डिसेंट खरीदारी हुई थी। तो टाटा मोटर्स करेक्ट होना शुरू हो गया, एमएनएम में हल्का सा अब 1% का डाउन टिक आ गया है। तो ये पूरा पैक है जहां पर बिकवाली का दबाव बनता हुआ। क्या मारुति के लिए भी वही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? वो स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, 0.5% नीचे मारुति। हीरो मोटोकॉर्प सिर्फ 0.5% की बढ़त पर कारोबार कर रहा है। बजाज ऑटो भी नेगेटिव टेरिटरी में आ गया। तो ऑटो साइड पर हम देख रहे हैं क्लियरली कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और पोजीशंस कटना शुरू हो चुकी है। गावा साहब, टाटा मोटर्स का चार्ट देखिए, तेजी की पोजीशंस कट रही हैं अनडाउटेडली, लेकिन इस समय कहां तक ये करेक्ट हो सकता है? क्या ये 500 टेस्ट करने की सिचुएशन में आ चुका है स्टॉक? पर स्ट्रेस्ड है टाटा मोटर्स, प्रॉफिट बुकिंग नजर आती है और होनी भी चाहिए, जगह भी अच्छी है प्रॉफिट बुकिंग की। 509 भी आ रहा है, लगता है 500 तो आ ही जाएगा, पॉसिबल है कि 490 भी आ जाए, लेकिन 480 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है टाटा मोटर्स पे। लगता है एक पॉसिबिलिटी है कि और थोड़ा डिप मिले टाटा मोटर्स में। किसी को शॉर्ट करना है अब भी कर सकते हैं, स्टॉप होगा 515 517 का, बस 500 पॉसिबल है टाटा मोटर्स। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे जब नंबर्स आए थे टाटा मोटर्स के कि किस तरीके से लोग जा के बोल रहे थे कि ऑल टाइम बेस्ट नंबर्स ये वो एंड ऑल। और वो हमने उस दिन एक चीज़ डिस्कस की थी कि अगर आप आज टाटा मोटर्स लेंगे तो आप उन सबको एग्जिट दे रहे होंगे, और वही हुआ। और ये मुझे ना सबसे ज़्यादा तकलीफ इसी चीज़ से होती है। ट्विटर पर लोग जाकर जिस तरीके से ये अपना एनालिसिस देते हैं ना नंबर्स का लेके, जितना ज़्यादा वो बुलिश साउंड करते हैं ना, उसका मतलब उतनी उनकी ज़्यादा प्री पोजिशनिंग है। और इसके लिए वो उस तरीके से जाके सब ये मार्जिन हो गए, JLR का ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे ये तो बताइए लोगों को कि कितना प्राइस्ड इन है, ये कोई नहीं बताता ये वो, और वो जानबूझ के नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी पोजीशन हल्की करनी होती है, इसके लिए खुद पोजीशन ले रखी होती है, और अब ऑब्वियसली बेचनी होती है तो चाहते हैं कि रिटेल ले उसको, और इसके लिए वो जाकर इतना लंबा ज्ञान देते हैं वहाँ पर कि ये नंबर्स ऐसे हैं, नंबर्स वैसे हैं। अरे 450 वाला स्टॉक स्क्रीन पर देखते देखते हमारे इस पिछले 15 महीने में 450 वाला 550 पहुँच गया था। कहीं ना कहीं तो मतलब
पूरी स्ट्रीट को ये पता था कि ये नंबर्स इस तरीके से प्राइस्ड इन है। अब उस दिन का हाई देखिए आप, उस दिन 537 पर आपने अगर ले लिया और सीधा आप आगे 508 पर। अब कहने को भी कहेंगे कि नहीं हमारी कॉल तो लॉन्ग टर्म की है, अरे लेकिन हम लंबे के लिए बैठे हम तो लंबे समय के लिए बैठे हैं, हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं। ट्रेडिंग सब करते हैं लेकिन वो बस ये है कि अपने अकाउंट में करते हैं। इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाइए, ठीक है। तो वो 537 वाला गिर के आ गया 508 पर, 5 या 6% की करेक्शन आ गई। नंबर्स अच्छे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये टाटा मोटर्स एट वन पॉइंट वापस बाय बनेगा जैसे इस नंबर्स के हिसाब से, लेकिन थोड़ा उसको करेक्ट होना पड़ेगा। इसको 20 डे मूविंग एवरेज फॉर एग्जांपल 492 पर है, तो अगर यहां तक आ गया 490 तक आ गया, या 50 डे मूविंग एवरेज है इसका, 50 डे मूविंग एवरेज 455 तक, अगर 490 टू 450 के बीच में आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाय करिए। चेज नहीं करना चाहिए आपको। प्री पोजिशनिंग वाले स्टॉक्स में चेज करके आपका पैसा हमेशा जाएगा, ध्यान रखिएगा। और जो भी आपको आके बोलेगा वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि स्क्वायर ऑफ करना है उसको, और कुछ रीजन नहीं है। तो लोगों ने पहले अपने तेजी के हाथ पीछे खींचे। वैसे ये स्टॉक पिछले 6 महीनों में क्या 20% तक के रिटर्न्स दे चुका है, और टाटा मोटर्स के लिए वो करना वाकई में बड़ी चीज है, क्योंकि बीच में ये बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा था और अब हम देख रहे हैं नंबर्स के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। गावा साहब कह रहे हैं 500 तक जाएगा जरूर। अच्छा, इस बीच एक दो और ट्रेड्स लें हमारे साथ। अब एमटार के मैनेजमेंट भी जुड़ चुके हैं। आपको याद होगा कल ही हम इनके नतीजे आपके सामने कर रहे थे पेश, और वो फिगर्स आपको मैं फिर दिखा दूं। रेवेन्यूज जो है चौथी तिमाही में करीब 196 करोड़ के आसपास आए, तो 98 करोड़ से बढ़कर 196 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। मुनाफा भी करीब 20 करोड़ से बढ़कर 31 करोड़ पर आया, और मार्जिन्स में इतनी वृद्धि नहीं देखने को मिली। इनफैक्ट 3% मार्जिन थोड़े से ट्रिम हुए हैं। कंपनी ने जो गाइडेंस दिया था रेवेन्यू का वो जरूर मीट किया, लेकिन मार्जिन गाइडेंस मीट नहीं कर पाए। अब जान लेते हैं यहाँ से आगे का आउटलुक क्या रहेगा। हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं, कंपनी के प्रोमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर पी श्रीनिवास रेड्डी। मिस्टर रेड्डी, स्वागत है आपका। पहले तो गाइडेंस प्रेशर देखने को मिला इस पर्टिकुलर क्वार्टर में करीब 3% ऑड का। क्या खास कारण रहे हैं? इज इट प्राइमरीली इनपुट कॉस्ट और समथिंग एल्स? और FY24 के लिए क्या गाइडेंस ट्रेंड आप सामने पेश करेंगे? फर्स्ट Q4 का जो रिजल्ट था उसमें हमारा मार्जिन्स का कुछ रिडक्शन नहीं हुआ था। द इशू वाज वी हैड टू एड्रेस market correction across the board for some of our core group of employees. इसलिए वो the difference of that 3% what you're seeing is because of that. वो उसका 5% का इफेक्ट हुआ था EBITDA में, but that is for the long term future of the company. But if you eliminate वो, अगर आप उसे eliminate करने से overall guidance जो हम दिए थे 28.5% EBITDA for the year, we have achieved that. और absolute numbers भी initially what guidance we gave at the beginning of the year, we have achieved it. So this was very important for the company to take care of our core group of employees, looking at the future outlook of the company moving forward. 24 के लिए जो आपने गाइडेंस पेश किया है, यू एक्सपेक्टिंग 45 to 50% इंक्रीज इन योर रेवेन्यूज। ये मुझे बताइएगा ये किस सेगमेंट से ज्यादा ग्रोथ आने वाली है, क्योंकि आपकी क्लीन एनर्जी में सबसे ज्यादा इजाफा देखने को मिला है और ऑर्डर्स वहीं पर सबसे ज्यादा पाइल अप हुए हैं। एंड व्हेन आई मीन क्लीन एनर्जी, आई एम इंक्लूडिंग फ्यूल सेल, हाइडल एंड अदर्स, और फिर आपका दूसरा क्लीन एनर्जी है जो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी है। ये ग्रोथ क्या इसी सेगमेंट से आएगी? इसी सेगमेंट से ग्रोथ आएगा for sure, and little bit from space as well. So when I said 45-50% from the current year turnover, I mean it's a remarkable thing, and such revenue growth will continue to happen for the subsequent years as well. So we have a very clear platform set in terms of what we are going to do and how we're going to achieve this growth, but also ensuring that our margins are at level of 28% with plus minus 50 basis points, 100 basis points. ओके मिस्टर श्रीनिवास, ये पूछना चाहूँगा सिंस हर्षदा ने, मेरे सहयोगी ने क्लीन एनर्जी सेगमेंट के बारे में काफ़ी बात करी। व्हाट एग्जैक्टली अबाउट डिफेंस सर? डिफेंस में आप 24 में कितने ऑर्डर्स की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, और थोड़ा सा अगर आप हमारे साथ शेयर कर पाएँ कि एग्जैक्टली डिफेंस में मार्जिन्स किस प्रकार के हैं, और वो मार्जिन्स थोड़े से पहले से एक्सपेंड हुए हैं, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, इट्स हार्डली आई थिंक 4.3%। पर इस साल के लिए, इस फिस्कल के लिए क्या आउटलुक है यहाँ पर, और इसमें मार्जिन्स कैसे कमांड कर रहे हैं आप?
See, our main margins are coming from clean energy segment. It is not defense, and also from the space segment. Defense, we are less than 5% of the revenue base because we work on R&D project with defense labs. And our focus is more on the clean energy because that's the way the world is moving. And we have a lot of technology developed for that. And we'll continue to build our revenue base based on clean energy and the space sector, these two areas. And defense is something which is right now very unpredictable to my knowledge, the way it's going. But in the long run, let's see how it goes. But we are working with defense labs for all their key projects from time to time. एंड सर फॉर दिस फिस्कल, इस वित्त वर्ष के लिए आप शुरुआती 2 क्वार्टर्स में कितने ऑर्डर बुक में एडिशंस के, मैं ब्लेंडेड अगर आप देखें ऑर्डर्स की बात कर रहा हूँ, एडिशन के बारे में कह सकते हैं कि ऐड होंगे फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में? I can't say in the first 2 quarters, but for the entire year, for the current FY24 financial year, we might get an order inflow of 1,200 crores. And then the closing order book should be around 1,500 crores or so. That's an approximate number, but we'll be able to get that very comfortably. अब आप स्पेस सेक्टर पर काफी बुलिश है, अगर मिस्टर रेड्डी उस पर कुछ और उल्लेख कर सके कि किस तरह का काम आप कर रहे हैं। पहले आपने इसरो के साथ काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम किया, लेकिन क्या अब आप वो जो प्राइवेट प्लेयर्स भी इस समय काफी एक्टिव हो चुके हैं, देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स इन द स्पेस आल्सो, क्या उनके साथ भी कुछ तालमेल बिठा रहे हैं, क्या उनको भी सर्विस करते दिखाई देंगे? Not really. तो हमारा जो प्लान है, whatever हम इसरो से काम कर रहे हैं from last 40 years, 35-40 years, पूरा रॉकेट इंजन और लिक्विड प्रोपल्शन इंजन्स हर लॉन्च में हमारा यूज होता है, very successfully till date, and also a lot of other assemblies we supply to ISRO. Apart from that, we are building our own launch vehicle, which I have announced last time itself. The team of scientists within MTAR are working on it. Over the next 4 years, we are going to design and build our own small satellite launch vehicle. And the first developmental flight we're targeting at the end of 4 years, that we'll be able to achieve that. Now that will be great to see, and I'd like to invite myself for that launch, sir, whenever that happens. Look forward to being in touch with you. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो MTAR स्पेस को लेकर काफी ज्यादा अब थ्रस्ट देती हुई दिखाई देगी। आज हालांकि स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट कर रहा है, वैसे नतीजे काफी अच्छे और इनका गाइडेंस भी मजबूत है। स्टॉक देखिए पिछले 12 महीनों में करीब 33% तक के रिटर्न्स दे चुका है। अग्रवाल साहब, ट्रैक करते हैं क्या आप MTAR को? जी बिल्कुल करते हैं, बट मुझे लगता है कि जो पॉजिटिव्स हैं ऑलरेडी डिस्काउंट है, कुछ करेक्ट हो, जैसे आज भी थोड़ा दबाव में देखा गया है स्टॉक, तो थोड़ा करेक्ट हो तो बिल्कुल लेना चाहिए। क्लीन एनर्जी और रॉकेट साइंस वगैरह जैसे अभी मैनेजमेंट भी बता रहे थे, वहाँ से एक बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट्स निकल कर आएगा, खास करके क्लीन एनर्जी से, जहाँ इनकी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। रेवेन्यू इस बार अच्छे आए थे और मुझे लगता है कि जिस तरीके की ग्रोथ प्रोजेक्शन से लोग कर रहे हैं वो आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में बिल्कुल अचीवेबल है। बट चीज़ यही है कि ऑलरेडी डिस्काउंटेड है प्राइस में, तो थोड़ा करेक्शन का इंतज़ार करें। करेक्शन का इंतज़ार करें और उसके बाद ही लें। मार्केट में थोड़ी सी लोअर लेवल से रिकवरी ज़रूर है। निफ्टी 18,150 तक गया था, 18,168 पर इस समय। हालांकि अब बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा है हायर लेवल से, 43,845 पर इस समय। एक बार वर्लपूल का चार्ट वापस लेकर आते हैं। वर्लपूल सुबह हमने डिस्कस किया था, अगेन प्री पोजीशनिंग वाला मामला, नंबर्स बहुत ख़राब लेकिन स्टॉक डे हाई पर, और ये देखिए ये हमेशा होता है मार्केट में। अब इस समय यहाँ पर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग। कविता जी को जोड़ लेते हैं इस लेग ऑफ शो में। कविता जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड ले रही हैं, बाय या सेल? वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, निफ्टी पर जो करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 38% रिट्रेसमेंट और 20 डेमा दैट इज 18,080-50 तक के लेवल तक एक एक्सपेक्टेशन है कि वहां तक करेक्ट हो। सो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट के लिए एज ऑफ नाउ मुझे नहीं ठीक लगता है। तो एशियन पेंट्स जो कि कुछ स्ट्रेंथ लिए हुए है, वहां पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। 3118 के लेवल्स पर फिलहाल है, 3104 के एसएल के साथ 3135 3160 के लेवल के लिए एशियन पेंट्स पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एशियन पेंट्स बाय ट्रेड है आपकी स्क्रीन पर, एशियन पेंट्स लिखे आइएगा और इट्स 3118।
आज इसने जो पुल बैक किया, मतलब एक दिन के रेस्ट के बाद 10 डे एक्सपोनेंशियल गिव से पुल बैक किया। एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा ओबरा रियलिटी। देखिए डीएलएफ ने एक बहुत स्ट्रांग मूव दिया था पोस्ट अर्निंग्स और प्रायर टू अर्निंग्स, उसके बाद थोड़ा सा डीएलएफ का बैकफुट पे आना लाजमी है। बट लुक एट ओबरा रियलिटी, इसने परसों अर्निंग्स के बाद 1000 का हाई लगाया, नाउ इट्स 895। 3 दिन में काफ़ी सीवियर डैमेज है, आई मीन मोर देन आई थिंक 11% है। राजेश अग्रवाल जी, ये ओबरा रियलिटी के नंबर्स आपको कैसे लगे थे, और ये अब रिट्रेस होके क्योंकि क्रिटिकल एवरेज पे है जहां से शूट अप किया था इसने, मैं इसलिए आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, रियल स्टेट में आपका टेक, और इस डिप को क्या बाय करना चाहिए या फिर जो होल्ड कर रहा है उसका सेंस क्या कहता है, उसके लिए आपका सेंस क्या कहता है, क्या करना चाहिए? देखिए मुझे नहीं लगता कि इस वक्त खरीदारी करनी चाहिए, खास करके रियल स्टेट एज ए पैक में अगर आप देखो तो पिछले कई दिनों से एक अच्छा रनअप दिया है। जो भी पॉजिटिव्स हैं डिस्काउंटेड है, और मुझे लगता है यहाँ से और भी करेक्ट हो सकता है। खास करके अगर आप डीएलएफ वगैरह को देखो तो नीचे के लेवल से बहुत अच्छी बढ़त दिखाई है। हाँ, ये बात जुदा है कि बैलेंस शीट क्लीन अप हुई है, इन्वेंट्री अच्छी है, और जो डीएलएफ की बिक्री आई वो प्रीमियम सेगमेंट में एक दिन में ही सारे यूनिट्स बिक गए, वो अपने आप में बहुत एक्साइटिंग थी, जिसकी वजह से सारे ही रियल स्टेट एज ए स्टॉक चल गए। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये ऐसा पैक है जहां ऑलवेज इन्वेंट्री की दिक्कत, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुद्दे, ये सब बने रहते हैं, हाई डेट के दिक्कत बनी रहती है, इंटरेस्ट रेट हायर रेंज पे है। लेकिन इस पैक में भी अगर किसी को कोई स्टॉक लेना हो तो मैं समझता हूँ ओबेरॉय रियल्टी या गॉडरेज प्रॉपर्टीज या शोभा डेवलपर्स, ऐसे कुछ चुनिंदा स्टॉक है जो रडार पे रखे जा सकते हैं, और मौजूदा स्तर से अगर 5-7% का करेक्शन और आता है तो वहाँ मध्यम से लंबी अवधि के लिए पोजीशन ली जा सकती है। जी हाँ, आज सेटअप पूरे के पूरे रियलिटी स्पेस का थोड़ा सा बिगड़ गया है। ओबरा रियलिटी का पहले ही बिगड़ गया था, डीएलएफ का मैं बिगड़ना शब्द डीएलएफ के प्रोस्पेक्टिव से नहीं इस्तेमाल करना चाहूंगा, बट लुक एट गोदरेज प्रॉपर्टीज। एग्जैक्टली जब गवर्नर साहब की स्पीच चल रही थी, जब वो रेट पॉज आया, उस दिन 5 अप्रैल के दिन से मूव शुरू हुआ, करीब 1047 से इंट्राडे हाई लगाया करीब 1428 का। मानस फर्स्ट टाइम पोस्ट दैट आई थिंक इट्स बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। मान लीजिए मेरा ट्रैप मेरा ट्रेड है यहाँ पर, इस प्राइस का मैसेज क्या है? 1310 आपके स्क्रीन पे बिलो 20 डे में आप क्या करेंगे? एक रीजनेबल स्टॉप लॉस या फिर क्या एग्जिट करना चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ कि एग्जिट करना बेहतर रहेगा, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है। एक प्राइस सपोर्ट था इंटरडे 60 मिनट चार्ट पे, वो 1350 और 1345 की रेंज में, स्टॉक ने उसको भी ब्रीच कर दिया। तो मेरा समझना है कि अब आपको बिल्कुल निकलना चाहिए। हालांकि एक छोटे से बाउंस बैक की आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें 1340 1330 तक के रेंज देखने को मिल सकती है, बट उस बाउंस बैक पे निकलना चाहिए, और खरीदारी केवल 1375 के ऊपर करेंगे। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, एक स्टॉक को रिविजिट करते हैं, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया। टॉप गेनर्स में चौथे नंबर पर ये शेयर अब 14% ऊपर, एक समय पे करीब 20% भी ऊपर था। और सुबह सुबह यतिन ने एक स्टोरी ब्रेक की थी कि क्या ये कंपनी बिकने वाली है, इट्स ऑन द ब्लॉक, और कौन कौन कंटेंडर्स हैं और कब तक ये सौदा हो सकता है, इस सब पर रिविजिट कर लेते हैं यतिन के साथ। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और जो सूत्रों से हमको जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया जो बर्गर किंग की इंडिया की फ्रेंचाइजी चलाती है, जिसका ओनर एक प्राइवेट इक्विटी फंड है एवरस्टोन, उन्होंने फाइनल लैप में अब ये ट्रांजैक्शन ले जाने की कोशिश की है। जहाँ तक कि एवरस्टोन का सवाल है, सिंगापुर में जो इनकी इकाई है जो होल्ड करती है शेयर्स आरबीए में, उनको बेचने की प्रक्रिया जो है पूरे जोश से शुरू कर दी है। इनफैक्ट जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं ट्रांजैक्शन के क्लोज हमको बता रहे हैं कि 2 बिडर्स अभी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जिनमें जुबिलेंट फूड वर्क्स एक एंटिटी है और दूसरी एडवेंट और जनरल एटलांटिक का जो कंसोर्शियम है वो बोली लगा रहा है। अगर हम टाइमलाइंस की बात करें तो जो 2 से 4 हफ्तों में ये ट्रांजैक्शन हो सकता है, ऐसा बैंकर्स हमको बता रहे हैं। ऑब्वियसली काफ़ी सारी चीज़ें निर्भर भी रहेंगी किस प्रकार के वैल्यूएशन मिलते हैं, क्या वो डील सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं सेलर बायर दोनों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये लास्ट लैप में ये ट्रांजैक्शन माना जा रहा है और बहुत जल्द इसका आउटकम भी हमको देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली जब हमने कांटेक्ट किया सभी पार्टीज़ को, तो सिर्फ एडवेंट ने हमको एक रिवर्ट किया है कि वो इस ट्रांजैक्शन पे कमेंट करना नहीं चाहेंगे। बाकी सभी जो पार्टीज़ हैं स्टोरीज़ में जिनको हमने संपर्क किया है, वहाँ से कोई किसी भी प्रकार की कमेंट्री हमको आई नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत टाइम से जो है एवरस्टोन कोशिश कर रहा है कि ये बिज़नेस को बेच दिया जाए, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कंपनी की भी तो काफ़ी प्रेशर में रही है प्रॉफिटेबिलिटी, तो शायद यही सही मौका है एवरस्टोन को लगता है कि यहाँ
निकल जाना चाहिए। ओके, बिल्कुल यहाँ से शायद निकल जाना चाहिए। और इसका जब आईपीओ आया था तो काफ़ी बुलिश थे लोग, हर्षिता मुझे याद है। और उस समय काफ़ी मतलब स्टॉक ने ठीक ठाक भी किया था। उसके बाद काफ़ी प्रेशर इन सब कंपनियों पे आया और काफ़ी कंसोलिडेशन अब लग रहा है कि स्पेस में शायद आ सकता है। यही एक रास्ता फॉरवर्ड है। राजेश जी, आपका क्या व्यू होगा इस स्टॉक को लेकर, फंडामेंटली इस पूरे स्पेस पर लेकर, और खासतौर से इस रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया या बर्गर किंग? देखिए, खास रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि अगर ये न्यूज़ को आती है या इसका कंफर्मेशन आता है तो हो सकता है कि थोड़ा अपसाइड देखने को मिले। अदरवाइज़ फंडामेंटली ऐसा कुछ भी नहीं है स्टॉक में जो कि इतने ऊंचे वैल्यूएशन पे लिए जाए। पहली बात, ये जब कंपनी बनी थी तो ऐसा कहा गया था कि 2026 तक 700 स्टोर्स के आसपास ऑपरेट करेंगी। अभी तक 315 ही स्टोर बने हैं और वो भी नंबर्स कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। कोविड के समय थोड़ी से हलचल देखी गई थी, बट अब ठंडा पड़ता नज़र आ रहा है। अगर आप इसे दूसरे पीयर ग्रुप से कंपेयर करो, फिर वो चाहे जुबिलेंट फूड वर्क हो या बारबेक्यू नेशन हो, तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर स्थिति में वनिस्पत की आरबीए के। एक तो साइज़ की भी बात है, दूसरे नंबर्स, मार्जिन्स, प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह की भी बात है। तो सिर्फ और सिर्फ इस न्यूज़ की वजह से कोई मूवमेंट मिलती है तो जुदा बात है, अदरवाइज अवॉइड की सलाह रहेगी। की सलाह, न्यूज़ पर ऑफ कोर्स ये स्टॉक भाग रहा है तो तब शायद एक ट्रेड का मौका है एट बेस्ट। अच्छा, कल ही दोपहर में अनुज हम दरअसल QSR सेगमेंट के रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया बारिंग बाकी सब नतीजे आ गए थे तो हम देख रहे थे कि किसने कैसा प्रदर्शन दिखाया है। तो इवेंचुअली समरी यही निकल कर आई कि ट्रेडेबल सबसे बढ़िया स्टॉक तो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट ही दिख रहा है, उसके आगे कुछ नहीं। एट द मोस्ट जुबिलेंट पर आप आएंगे डिप्स पर खरीदने के लिए, वो देवयानी और दूसरे बहुत स्पर्ट्स में चलते हैं, उसके आगे कुछ मिलता है। मैकडोनल्ड्स एक अलग ही वो रहा है, वैसे फ्रेंचाइज रहा है मतलब। और मेरे ख्याल से अफोर्डेबिलिटी और ईज ये भी बहुत कुछ मैटर करती हैं। और प्लस वो जो बीच बीच में अपने मेन्यू भी थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, थोड़ा नहीं काफी चेंज कर दिया अभी उन्होंने। प्लस मेरे ख्याल से जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड ना, मतलब आज की डेट में भी जो मैकडोनल्ड्स का ब्रांड है वो शायद कोई और रिप्लेस कर नहीं पाया उस ब्रांड को, उससे भी फर्क पड़ा है मेरे ख्याल से आज तक। आज हालांकि ये पूरा पैक बारिंग ये आरबीए अच्छी तेजी में दिख रहा है, अच्छी गिरावट दिख रही है, आरबीए में अच्छी तेजी है। अच्छा, एक स्टॉक एशियन पेंट, क्योंकि हमने 2 बार सुना है जिक्र होते हुए, प्रशांत ने दिया और कविता जैन ने आके दिया। आप इंडिगो पेंट देखिएगा क्योंकि उसमें भी अच्छा मोमेंटम अब बनता हुआ, 4% के गेन्स, और इनफैक्ट पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में चलते चलते काउंटर करीब 6-7% तक के गेन्स दिखा चुका है और इस महीने के 18वें दिन पर है हम। और अगर मंथली रिटर्न्स देखें तो 25% की बढ़त पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। मानस, नजर गई है क्या हाल फिलहाल ये इंटरग्लोब इंडिगो? अच्छा, इस सब को छोड़ देते, आईटीसी के नंबर्स आ गए और मुनाफा आया उम्मीद से ज्यादा, 5087 करोड़ का मुनाफा आता हुआ, जहां पर 4925 करोड़ के आसपास का अनुमान था। तो मुनाफे के फ्रंट से अगर आप शुरुआत करें तो एक बड़ा बीट जरूर देखने को मिल रहा है। ये है वो पहला आंकड़ा जो दरअसल कंपनी की तरफ से आया है। मुनाफा उम्मीद से काफी बेहतर, 4925 के मुकाबले 5086 करोड़ के आसपास से आता हुआ। और अगर आप पिछले साल इस तिमाही से कंपेयर करेंगे तो एक सब्सटैंशियल जंप देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, 5087 करोड़ का नेट प्रॉफिट, हमारा पोल था 4925 करोड़ का। लेकिन अगेन फिर वही बात कि कितनी ऑलरेडी प्री पोजिशनिंग हो चुकी है स्टॉक का, ध्यान रखिए। ऑल टाइम हाई करीब 433 के करीब है और ये रेवेन्यू आया है 16,398 करोड़, जो कि एग्जैक्टली इन लाइन विद द पोल। पोल था 16,380 करोड़, आया है 16,398 करोड़। तो इसका मतलब 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो कुछ अदर इनकम है या फिर मार्जिन्स में थोड़ी सी अपटेक आई होगी। लेकिन हर्षिता, ऐसा कोई तोड़फोड़ नहीं है फिर से। मतलब ठीक है, 100 करोड़ से बीट किया आपने, इतने बड़े भी मतलब बेस पे, सो मतलब 2% का बीट है नेट प्रॉफिट पे। सेल्स इन लाइन है विद एस्टिमेट्स और एबिटा हल्का सा मिस है, या तो इन लाइन ही आप कह सकते हैं क्योंकि एबिटा का भी आंकड़ा आ गया है, 6,209 करोड़ पर आया है, 6,235 करोड़ का फिगर था, तो बहुत माइल्ड मिस आता हुआ। फिर तो मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा सा गिर सकता है यहाँ से अगर ऐसा है तो, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ होगा कि ये जो नेट प्रॉफिट बीट है ये अदर इनकम की वजह से। अगर एबिटा आपका इन लाइन ही है और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि फिर तो, क्योंकि ऑलरेडी आप ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब हैं स्टॉक पर, इसके लिए मुझे लगता नहीं कि यहाँ से ज़्यादा चलेगा स्टॉक।
शेर खान भाई बीएनपी पारिबा के कौस्तव पावस्कर भी हमारे साथ हैं। कौस्तव, गुड आफ्टरनून। अभी तो सिर्फ पहले नंबर्स आए हैं, लेकिन मार्जिन 37.9%, 38.1 का एक्सपेक्टेशन था। आप ये कह सकते हैं मोर और लेस नंबर्स सारे इन लाइन हैं। आपका क्या व्यू होगा यहाँ पर? यस, नंबर्स तो लार्जली इन लाइन है। सो एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा मार्जिन एस्टिमेट से बेटर आ सकता था, बट 30 आई थिंक इट्स मोर और लेस इन लाइन विथ व्हाट वी एंड स्ट्रीट वर एंटिसिपेटिंग फॉर द क्वार्टर। लेकिन ये प्रॉफिटेबिलिटी का जो आंकड़ा आया है, ये थोड़ा सा हमारे एस्टिमेट से बीट है। क्या आपको लग रहा है कुछ ऐसे एडिशनल एक्सेप्शन होगा जिसके चलते ये प्रॉफिट में इजाफा? अच्छा, सिगरेट बिजनेस की आय के आंकड़े भी सामने मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। सिगरेट से जो आय है ये करीब करीब 7,356 करोड़ पर है वर्सेस 6,443 करोड़। तो सालाना आधार पर ये स्टैंडअलोन सिगरेट बिजनेस में हमने देखा है इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिल रही है। कौस्तव, या सो ये आई गेस 14% ग्रोथ आता है सिगरेट बिजनेस में, जो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज 13 to 14% काइंड ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट किया था ये क्वार्टर में। तो आई थिंक जो डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान रहा है कि 13 to 14% के आसपास है, वो आई गेस उसके आसपास ही रहेगा वॉल्यूम ग्रोथ। और सिगरेट बिजनेस का जो रेवेन्यू ग्रोथ है, आई थिंक वो भी इन लाइन विद स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन है। सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो मोटा मोटी परफॉर्मेंस इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन था। कुछ खास बिट नहीं है एक्सपेक्टेशन से। जो पैट में जो ग्रोथ थोड़ा ज्यादा दिख रहा है मेरे अंदाज से, वो अदर इनकम के कारण हो सकता है। ओके, बट एक मार्जिन्स में कैसा आपका एग्जैक्टली फाइनल आउटलुक क्या होगा? आई मीन कंसीडर द फैक्ट जो कि उन्होंने मैनेजमेंट ने कमेंट्री की थी, मतलब कमेंट दिया था कि वर्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज बिहाइंड अस। उस कमेंट के बीच में ये मार्जिन आपको कैसा लग रहा है, मार्जिन की फिगर, और यहाँ से फर्दर एक्सपेंड होने की नेक्स्ट क्वार्टर में कितनी उम्मीद है आपके मुताबिक? सी मार्जिन इंप्रूवमेंट ये मिक्स इंप्रूवमेंट के कारण होगा। सो अगर यहाँ से अगर हम देखते हैं तो नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस में अगर देखेंगे तो मार्जिन इंप्रूवमेंट हो सकता है, बिकॉज रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हुए हैं। होटल बिजनेस में अच्छा खासा मार्जिन हम लोग ऑलरेडी दिख रहे हैं, बिकॉज होटल बिजनेस वाई बेसिस पे काफी अच्छा कर रहा है। सिगरेट बिजनेस के मार्जिन में इंप्रूवमेंट होगा, वो मिक्स के कारण हो जाएगा। और रिसेंटली कंपनी में थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीजेस भी लिया है सिगरेट बिजनेस में। तो हालांकि हम उसका वॉल्यूम्स पे इतना ज़्यादा ये नहीं दिख रहे हैं, इम्पैक्ट नहीं दिख रहे, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्जिन इंप्रूवमेंट के ड्राइवर्स वुड बी द इंप्रूवमेंट इन द मार्जिन्स ऑफ द नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस और होटल बिजनेस जो अच्छा खासा कर रहा है। और सिगरेट बिजनेस के मार्जिन्स भी मुझे लग रहा है कि ऑन अ वाई बेसिस काफी अच्छे रहेंगे। इस कंपनी में तो होटल बिजनेस भी है और होटल्स में हमने देखा 101% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। एस्टिमेट था 40 to 50% तक के ग्रोथ का, तो होटल रेवेन्यू में बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस देखा गया है, उसका भी एक एडिशनल फायदा। लेकिन अगर आप देखें आईटीसी में अलग अलग बिजनेसेस है, पेपर के कारोबार के आंकड़े कुछ देर में आते हुए दिखाई देंगे। होटल्स का कंट्रीब्यूशन अनडाउटेडली बहुत मजबूत है। सिगरेट हैज डन फेयरली ओके। कौस्तम, अब सवाल यह है कि यहां से आगे अब स्टॉक का क्या होगा, क्योंकि ये लार्जली स्टॉक अपने 52 वीक हाईज पर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है हाल फिलहाल में। अब नतीजे आ गए हैं, अच्छे नंबर्स के एक्सपेक्टेशन में तेजी थी, अब वो नतीजे भी अब फैक्टर इन हो जाएंगे। अब करंट लेवल से स्टॉक किस तरह के रिटर्न्स दे सकता है? देखिए, जो करंट लेवल पे भी अगर हम देखेंगे, अगर पीयर के वैल्यूएशन से आईटीसी का डिस्काउंटेड वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है ऑल इट्स बिजनेसेस में काफी अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है। अगर हम देखेंगे नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस वो 15-16% का ग्रोथ कर ही रहा था, डिस्पाइट द फैक्ट देयर वाज अ डिमांड अनसर्टेनिटी। यहाँ से एक्सपेक्ट अनुमान यह है कि रूरल में रिकवरी आएगी, डिमांड इंप्रूवमेंट होगा, ओवरऑल इंडस्ट्री वॉल्यूम ग्रोथ इंप्रूव हो जाएगा, तो ऑब्वियसली नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस का भी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा। सिगरेट बिजनेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ मोमेंटम विल कंटिन्यू। होटल इंडस्ट्री ओवरऑल अगले 2 साल अच्छा करने का अनुमान कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट होटल बिजनेस पे होगा। एग्री बिजनेस लास्ट ईयर देयर वाज अ हाई बेस बिकॉज ऑफ द हायर एक्सपोर्ट,
बट मुझे लग रहा है कि एग्री बिजनेस विल गेट स्टेबलाइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ओके, एंड पेपर वो पैकेजिंग बिजनेस वो भी अच्छा करेगा. तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ ट्रैजेक्टरी रहेगी आईटीसी के लिए. और उसके अगर इन लाइन विद दैट अगर हम देखेंगे वैल्यूएशंस काफी डिस्काउंटेड है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी अपसाइड हमें दिख सकती है स्टॉक में. चलिए फिर कौस्तभ, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और ये राय रखने के लिए. आशीष चतुर्मोहता भी जुड़ गए हमारे साथ. आशीष, गुड आफ्टरनून. आशीष, थोड़ा मार्केट में इस समय मामला डामाडोल, आपका व्यू क्या होगा और आपकी कॉल्स? बिल्कुल. तो गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून हर्षदा. तो देखिए मार्केट थोड़ा सा मेरे ख्याल से साइडवेज लगता है. बहुत ज्यादा वीकनेस तो मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ ये जरूर मानना है कि 18,000 तक के जो स्तर है वो एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे. तो अगर से कोई भी डिप 18,000 18,050 तक आए तो वो एक बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी बाजार में क्रिएट करेगा. बैंकिंग मुझे लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एक आउट परफॉर्मेंस क्रिएट करेगा और वहां पे हमने कल भी चर्चा की थी एक्सिस बैंक की. बट आज जो मेरा टॉपिक होगा वो एक मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी है, एफएमसीजी, या एक तरीके से आप कंजम्पशन प्ले की तरफ पे देख सकते हैं. पहले भी चर्चा की और डिस्क्लेमर है कि स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो में ओन करता हूं. बेक्टर फूड्स, मिसेस बेक्टर फूड्स हमें काफी पसंद आ रहा है अनुज. इसकी चर्चा हमने पहले भी 450 के लेवल पे की, 520-30 पे भी बात की और अब 650 पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है. बट अभी भी अच्छा लगता है क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर पे 2-3 सेगमेंट से काफी अच्छा कर रहे हैं. एक तो बिस्किट जो बिजनेस है वो करीब करीब ओवरऑल बिजनेस का 60% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है. और बाकी जो है बेकरी बिजनेस है, तो बेकरी में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग को 100% बन सप्लाई बेक्टर फूड्स करता है. और क्यूएसआर थीम जो है वो काफी प्रॉमिसिंग है, जो आज की डेट में करीब 19,000 करोड़ की एक अपॉर्चुनिटी है. ये कहीं ना कहीं आने वाले 4 साल में 54,000 करोड़ का एक मार्केट साइज हो जाएगा. तो उसका एक प्रॉक्सी प्ले मुझे लगता है बेक्टर फूड्स है. और यहाँ पर स्टॉक ने बहुत बढ़िया बेस 620 के लेवल पे बनाया है. तो मेरे हिसाब से इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट समझ कर के लॉन्ग पोजीशन करेंट लेवल्स पे ली जा सकती है. 720-730 रुपए के लक्ष्य मुझे लगता है मिसेस बेक्टर फूड्स में देखने को नजर आएंगे. करीब करीब 24 का ईपीएस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अगर से 30 का मल्टीपल इसको देते हैं तो फंडामेंटली भी 720-730 की वैल्यू इस स्टॉक में बनती हुई नजर आ रही है. तो दोनों ही लिहाज से टेक्निकल और फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से मिसेस बेक्टर फूड्स मुझे लगता है करंट लेवल से 10 से 12% की तेजी दिखा सकता है. 12% की तेजी यहाँ से और देखने को मिलेगी. अच्छा आशीष, आईटीसी पर कोई टिप्पणी आपकी है? आपका टेक्नो फंडा व्यू क्या है? क्योंकि नंबर्स हमने पढ़ लिए हैं और स्टॉक हल्का सा करेक्शन जोन में 1.5% नीचे. अब ये क्या बिगर करेक्शन जोन में आएगा? नहीं देखिए हर्षदा, बड़े करेक्शन जोन का तो हमें नहीं लगता. ये जरूर है कि इतना बड़ा एक आउट परफॉर्मेंस स्टॉक ने क्रिएट किया और अब हमने तो इसको काफी समय से बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया था. तो हमें तो लगता है कि ये स्टॉक स्ट्रक्चरल एक अप ट्रेंड में है. इसके अंदर बड़ा बेनिफिशियरी, जैसे आप भी कह रहे थे, होटल सेगमेंट काफी अच्छा करेगा. ओवरऑल सिगरेट वॉल्यूम भी काफी अच्छे आए हैं. एफएमसीजी का भी पोर्शन ठीक कर रहा है. तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा डाउनसाइड मुझे नहीं नजर आती. सिर्फ ये कि एक बड़े मुंह के बाद जनरली जैसे हम कहते हैं कि अच्छी न्यूज को मार्केट डिस्काउंट करने की कोशिश करता है, तो उसके चलते शायद डिप मिले और डिप में हो सकता है 410 के लेवल, 408 के लेवल तक स्टॉक आए. बट वहां पर मुझे लगता है एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट आईटीसी के स्टॉक में देखने को नजर आएगा. और स्ट्रक्चरली हमें लगता है ये स्टॉक एक बढ़त दिखा के 450-455 तक के लेवल आने वाले समय में दिखा सकता है. ओके, चलिए फिर अब एक काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं और आशीष आपके पास भी आएंगे, लेकिन पहले सस्ता ऑप्शन लेते हैं प्रशांत सावंत से. प्रशांत जी बताइए. अनुज जी, जो स्टॉक मैंने शो की शुरुआत में रेकमेंड किया, एशियन पेंट्स, इसको ही मैं एक ऑप्शन के जरिए भी सजेस्ट करना चाहूंगा. तो जो जून महीने की 3140 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है करीबन 64 पे, तो यहाँ पे 44 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 85 टारगेट 1 और 100 का टारगेट 2. मुझे लग रहा है पोजिशनली एशियन पेंट्स एक बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ से पिकअप होना चाहिए. ओके, चलिए एशियन पेंट्स पर इस समय यहाँ पर आप दांव लगा रहे हैं. ये प्रशांत सावंत जी की कॉल हो गई. एफएनओ सुपरस्टार के लिए मानस के पास चलते हैं. मानस. अनुज जी देखिए, इंडिया मार्ट में बहुत बढ़िया रैली देखने को मिली थी, एक बड़ा मूव देखने को मिला था. लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है चार्ट्स पे कि यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है. स्टॉक ने भी 22 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, उसके नीचे फिसलने की कोशिश की है. पैटर्न नेगेटिव है और सेलिंग प्रेशर, जब सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है तो आई थिंक यहाँ पर एक करेक्शन देखने को बिल्कुल मिल सकता है. करंट लेवल पे बिकवाली करने की राय रहेगी. तो इंडिया मार्ट के फ्यूचर में आप बिकवाली कर सकते हैं. स्टॉप लॉसेस 5800 के रहेंगे. 100 रुपए का रिस्क है. लेकिन नीचे की तरफ देखें तो 5500 तक के भाव इस फ्यूचर्स में देखने को मिल सकते हैं.
तो 5500 के टारगेट के लिए इंडिया सीमेंट के फ्यूचर में बिकवाली करनी है, 5800 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और यहाँ पर 5700 वाला पुट ऑप्शन जो कि 90 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं 59 रुपीज के स्टॉप लॉस से 200 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, इंडिया सीमेंट्स और आपकी स्क्रीन पे और एक इंडिया मार्ट पे आपने टिप्पणी करी। इंडिया सीमेंट्स डे लो पे ट्रेड करता हुआ इस वक्त आके, और इंडिया मार्ट आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 5500 के लक्ष्य के लिए 2609 पे इट्स ए सेल कॉल। स्टॉप लॉस थोड़ा सा अगर आप देखें करीब करीब 110 रुपए का है यहाँ पर, और सेल कॉल है, याद रखिएगा, इट्स ए सेल कॉल। एक सब्सटेंशियल मूव के बाद इंडिया मार्ट बैकफुट पे आता हुआ। अब चलते हैं आशीष जी के ट्रेड के पास के लिए। चार्ट का चमत्कार, आशीष क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून वीरू। तो देखिए, मेरे हिसाब से जो स्टॉक हमें काफी पसंद आ रहा है, अगेन डिस्क्लेमर की स्टॉक को हम पोर्टफोलियो में रखते हैं, और वो है आईटी बास्केट से लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज। बहुत ही बढ़िया एक रिलेटिव स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं इस स्टॉक में बन रही है, और स्टॉक किस तरह से कंसिस्टेंटली अपने 4-5 महीने के हाईस पे ट्रेड कर रहा है, टिका हुआ है। जबकि आप देख रहे हैं कि ओवरऑल एक बाजार में थोड़ी वीकनेस बनी और आईटी के स्टॉक्स में भी कहीं ना कहीं डिप देखने को मिल रही है, बट उसके बावजूद भी एलटीटीएस में एक बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन हो रहा है। मेरा मानना है कि स्टॉक 3760 3770 के जोन पे एक बहुत ही बढ़िया बेस बना चुका है। तो इस लेवल को अगर से स्टॉक ब्रीच नहीं करता, तो मेरा मानना है 4000 के स्तरों को क्रॉस करके कहीं ना कहीं 4100 तक की जगह एलटीटीएस के स्टॉक में बन सकती है। तो एक बहुत बढ़िया चार्ट, और यहाँ पर हमने देखा है कि जो ईआरएनडी थीम है उसमें किस तरह से केपीआईटी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। ऑफलेट टाटा एलेक्सी ने एक अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से दिखाई, तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव इफेक्ट आपको एलटीटीएस के स्टॉक में भी देखने को नजर आ जाएगा। L&T Technology Services for a possible target of 4,000 और 4100 के जोन के लिए 3770 के स्टॉप लॉस के साथ आपको लेना है। अब चलते हैं आज की मिड कैप फंडर कॉल के लिए राजेश अग्रवाल जी के पास। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? मिड कैप के हिसाब से मैं समझता हूँ टेगा इंडस्ट्रीज के साथ जाना चाहिए। अगर आप देखो तो ग्लोबल लीडर है मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमेबल्स में, जो कि माइनिंग, मिनरल प्रोसेसिंग और मटेरियल हैंडलिंग इंडस्ट्रीज़ को केटर करता है। अभी फ़िलहाल ही इन्होंने मैकनली सियाजी इंजीनियरिंग को कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी बोर्ड से लिया है, जो कि ये जो एक्विजिशन है आने वाले दिनों में 15 से 20% तक की ग्रोथ इनके नंबर्स पे डालेगा। तीसरी तिमाही के नतीजे की बात करूं, क्योंकि चौथी तिमाही के नहीं आए हैं, तो तीसरी तिमाही के 15% की रेवेन्यू ग्रोथ थी, बॉटम लाइन में 44% की बढ़त देखी गई थी, और दिसंबर में जबकि तीसरी तिमाही के नतीजे के अंत तक इनकी ऑर्डर बुक 325 करोड़ रुपए के आसपास थी। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत शानदार है। जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग वगैरह में ग्रोथ बनी हुई है, मुझे लगता है ये स्टॉक कम से कम आपको 10 से 15% की बढ़त आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में बिल्कुल दे सकता है। ओके, टेगा इंडस्ट्रीज़, काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम लेकर आए हैं आज राजेश जी। चलिए फिर चारों के चारों ट्रेड्स आपके लिए एक बार रिकैप करते हैं। सबसे पहले प्रशांत सावंत ने सस्ता ऑप्शन में लिया एशियन पेंट्स। यहाँ पर पहले भी इन्होंने बेट किया था इस पर। आप ऑप्शंस के थ्रू 3140 की कॉल, 85 और 100 के टारगेट, 44 का स्टॉप लॉस। मानस ने इंडिया मार्ट को शॉर्ट करने की सलाह दी है आज एवेन्यू सुपरस्टार में। इसकी तेज़ी इन्होंने काफ़ी अच्छे से प्ले की थी। अब इनको लग रहा है कि करेक्शन हो सकती है। 5500 का टारगेट, 5800 का स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करना है। आशीष चतुर्वेदी ने LTTS मिड कैप IT में ये सबसे बेस्ट आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है अलॉन्ग विद परसिस्टेंट। तो टारगेट यहाँ पर 4000 और 4100 के, 3770 का स्टॉप लॉस। और राजेश जी ने भी अभी टेगा इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर दांव लगाया है। चलिए अब हमारे साथ GM फाइनेंशियल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर आशु मदान जुड़ गए हैं। आशु, गुड आफ्टरनून। अच्छी रैली रही मार्केट में, लेकिन लास्ट 3-4 दिन में थोड़ा सा कंसोलिडेशन कह लीजिए या प्रॉफिट टेकिंग कह लीजिए, जो मर्जी कहना चाहें, स्पेशली निफ्टी में। बैंक निफ्टी हालांकि अभी भी ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब। आपकी अप्रोच क्या होगी अब मार्केट को लेकर? तो अनुज, गुड आफ्टरनून। मार्केट को लेके मैं मतलब जब जो भी लास्ट हमारी इंटरेक्शंस 1-1.5 महीना पहले हुई थी, तो अनुज आई वाज कंसिस्टेंटली सेइंग वन थिंग कि मार्केट ना अब 2 हिस्सों में बट चुका है। जब हम मार्केट कहते हैं तो इंडेक्स एक मार्केट है और स्टॉक्स दूसरी मार्केट है। तो मैं बार बार एक ही चीज बोलता था कि अगर इस रैली को या रिवर्सल को पार्टिसिपेट करना है तो इंडेक्स इज द बेस्ट स्टॉक। तो आप देखिए 17,200 से 18,200, 41,000 से 43,000, 44,000 बैंक निफ्टी, जिस तरह की रैली इंडेक्स में आई है, मुझे नहीं लगता कि वो स्टॉक्स में जो हमारी पार्टिसिपेशन रहती है, जिन लोगों की है, उनको वो मिली। सो हैविंग सेड दैट, पहली चीज तो आई मीन द स्टैंड गेट्स विंडिकेटेड कि स्टॉक इज इंडेक्स इज द बेस्ट ऑप्शन। जब भी आपको तेजी मंदी लगे, सबसे पहले तो उसमें मतलब तेजी में तो इंडेक्स में ही काम करना चाहिए। तो इंडेक्स ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं।
लोगों का इंटरेस्ट स्टॉक्स में रहता है। स्टॉक्स की अंडर परफॉर्मेंस अभी भी अनुज कंटिन्यू है। अब नाउ एंटरिंग इनटू दिस लास्ट वीक, जो अभी आगे अब अनुज ने मार्केट ना बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे खड़ी हो गई है। अब पता है क्या है कि ये तो इस रैली का सबसे बड़ा कारण तो ये था कि वो जो इससे ऊपर क्या जाएगा, फिर वो एक लेवल के बाद अपना कटता है, फिर उसके बाद शॉर्ट शुरू हो जाता है, फिर अपने पोर्टफोलियो के केस वो पोर्टफोलियो तो बढ़ता नहीं है, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हम इंडेक्स शॉर्ट करते हैं हेज करने के लिए, फिर भी वो इंडेक्स बढ़ता है। तो इंडेक्स में पब्लिक शॉर्ट है और इसमें कोई डाउट नहीं है, जो और इस रैली में शॉर्ट कवरिंग इज वन ऑफ द मेजर इंग्रेडिएंट्स। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे पब्लिक निफ्टी में किस लेवल पे शॉर्ट है, 17,500 पे, मतलब एक एवरेज बता रहा हूँ, एक जो बॉल पार्क एवरेज होती है मेरे हिसाब से। और बैंक निफ्टी में क्या एवरेज शॉर्ट होगी, 42,000 की बैंक निफ्टी से। अब अगर 41,500 या 42,000 का बैंक निफ्टी शॉर्ट है और अभी तक कवर नहीं किया, उसको 44,300 या 43,500 हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। सेम इज द केस, वो 18,300 से 18,000 आ जाए, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके भाव नहीं आएंगे। तो जो अगर मैं बोलूं कि मार्केट रेट डिप्स है, तो वो डिप्स इंडेक्स का है। कल भी हमें मिला, आज भी मिल रहा है, शायद कल भी मिल जाए। बट क्या स्टॉक रेट डिप्स है? नहीं। इफ यू लुक एट द कॉम्पोजिशन ऑफ स्टॉक्स, अब मैं उसकी बात करूं कि इस एक्सपायरी में भी मतलब जितनी भी आउट परफॉर्मेंस थी लेड बाय डीएलएफ, धीरे धीरे सबके सब फिजल आउट हो रहे हैं। तो जो एक्सपायरी का हफ्ता होता है ना अनुज, उस पे तो टेक्निकल पोजीशन काम करती है और कोई फंडामेंटल काम नहीं करेगा। एसबीआई के अच्छे रिजल्ट आ जाए, अगर एसबीआई ओवरबॉट है, वो काम नहीं करेगा। किसी के खराब रिजल्ट आ जाए, वो काम नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ जो है एक्सपायरी पोजीशन काम करेगी। अब एक्सपायरी पोजीशन में जो स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, फिर उसमें मतलब ट्रैपिंग शुरू हो गई है। इफ यू लुक एट फॉर एग्जांपल, ग्लेरिंग एग्जांपल, टाटा मोटर 514-15 फ्राइडे को, 535 खुला मंडे को, एग्जिट भी हुआ, सबका एग्जिट भी मिला। उसके बाद जो फ्राइडे का भाव था 515, उससे भी नीचे आके खड़ा हो गया। सेम इज द केस विद टाटा पावर, मेटल्स। इस रैली में फार्मा ने पार्टिसिपेट नहीं किया, आईटी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। किया किसने? सिर्फ इंडेक्स ने। तो अगर मैं आज बोलता हूँ डेफिनेटली अभी भी, क्योंकि नीचे वाला इतनी आसानी से ना कवर नहीं करेगा अनुज, वो इतना बड़ा लॉस नहीं देगा, क्योंकि वो वेट करेंगे अपने भाव की और करते हैं, या तो पैसे खत्म हो जाते हैं, या एक बहुत ज्यादा फटीग आ जाता है, वो सिंड्रोम चेंज हो जाते हैं कि टायर्डनेस आ जाती है, या कभी फोमो हो जाता है। शायद वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब कवर होंगे। तो इंडेक्स तो कवर नहीं होगा, स्टॉक्स में पॉजिटिविटी ज्यादा मिल नहीं रही है, तो द ट्रेड इज वेरी डिफरेंट। कि अभी भी आपको जो बाय एंड डिप्स करना है, वो इंडेक्स करना है। तो इंडेक्स अगर 17,950 17,918 आ जाए, तो निफ्टी में बाय करना है 43 to 43,500 बाय करना है बैंक निफ्टी में। इसके लिए हम मंथ एंड का एक वीक का स्प्रेड भी है निफ्टी का, आप जब कहोगे तो मैं आपसे शेयर करूंगा। करते हैं आशु 1 मिनट आता हूं, मैं स्प्रेड पे आता हूं, स्प्रेड पे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मेरे ख्याल से आज की हेडलाइन ऑफ द डे मिल गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने कहा है, ECL एज ऑफ नाउ इज फिक्शन, वी शुड वेट फॉर इट टू बिकम रियलिटी। तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत ही पूरा डिबेट को इन्होंने बंद कर दिया। हाँ, मतलब उन्होंने कहा कि अभी करने की जरूरत नहीं है कुछ। हजता हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये नंबर्स प्रोविजनिंग की वजह से है, तो उसका मतलब स्टॉक और गिरना चाहिए यहाँ से, और प्री पोजिशनिंग भी काफी थी। इस समय देखिए डे लो पर आ गया इस स्टॉक, और साफ कहा उन्होंने, जो उनके एग्जैक्ट वर्ड्स है, ऑब्वियसली आरबीआई गाइडलाइन का इंतजार, लेकिन ये जो हेडलाइन बनेगी, ये हेडलाइन बनेगी, आप देखना कल के पिंक पेपर्स में भी, कि ECL एज ऑफ नाउ इज फिक्शन, वी शुड वेट फॉर इट टू बिकम रियलिटी। जब रियलिटी होगी तब प्रोविजनिंग करेंगे उसकी, अभी कोई जरूरत नहीं है उसको करने की। तो ये इनफैक्ट एक बड़ी स्टेटमेंट आती हुई, और ECL का ही डर दरअसल लार्जली, आपको याद होगा पिछले हफ्ते या फिर उससे पहले जब निफ्टी बैंक में बीच में मटक रहे थे, था। आशु, SBI पर कोई व्यू है, और स्पेशली ये जो इस समय की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, ये ECL पर की प्रोविजनिंग पर जो स्टेटमेंट आया है? अर्चना, व्यू एसबीआई का पॉजिटिव है, लेकिन वो नेगेटिव इसलिए है क्योंकि वो रिजल्ट अच्छे आने थे, रिजल्ट डिस्काउंटेड थे, सबकी लॉन्ग पोजीशंस थी और वो कट रही हैं। और उसके बाद अगर अब अगले 2 घंटे तक, मतलब आज का क्लोजिंग और सुबह के अगर 2 घंटे तक एग्जिट नहीं मिला, तो एसबीआई इस हफ्ते तो नहीं चलेगा हर्षदा। बाद में जो मर्जी हो, मतलब देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स, वो इस हफ्ते आपको एग्जिट नहीं देंगे। मीडियम टर्म में जरूर अच्छा रहेगा, लेकिन वो जो इमीडिएट है ना, कि मतलब अगर मैंने आज जब रिजल्ट आए तो 590 का भाव स्क्रीन पे था, अब हम जब बात कर रहे हैं तो 574 का था, तो 590 से लेके 574 रिजल्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। व्हाट वाज द ऑब्वियस ट्रेड? डिप में सबने लॉन्ग किया होगा और लॉन्ग पे सारे के सारे आज ट्रैप हो गए। अगर इनको 580-85 नहीं मिलता कल तक का भाव, तो ये इस एक्सपायरी में नहीं चलेगा स्टॉक। अर्चना, दिस इज द क्लियर स्टेट। बट अगर आप मीडियम टर्म व्यू करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर इसके चलते कोई भी डिप आए, एक्सपायरी में कटे, तो एसबीआई बिल्कुल लेना चाहिए। पीएसयू बैंक्स ने आउट परफॉर्म किया है और अभी भी लगता है कि बैंकिंग ही आउट परफॉर्म करेगा। आशु जी, अगर मैं आपके इन्हीं 2 शब्दों को पकड़ूं कि बैंक्स ही आउट परफॉर्म करेंगे, तो निफ्टी बैंक पे आपका प्रोजेक्शन क्या है?
2 बार 44,151 से प्रीवियस हाई से रिजेक्शन आया। कोई निफ्टी बैंक को लेके नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो कि कल से कमेंस होगा या फिर मंथली कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऑप्शन अप्रोच आपकी आशु जी? वीरेन, जो मेरा स्प्रेड है वो निफ्टी के अंदर है, बैंक निफ्टी में नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी में वाइल्ड मूव्स देखने को मिल सकती हैं। मुझे 500 पॉइंट से 1000 पॉइंट की करेक्शन दिख जाएगी बैंक निफ्टी में तो हम बनाएंगे। उसको मैं प्रीएम्प्ट भी नहीं कर सकता और उसकी प्रिपरेशन भी नहीं कर सकता, तो आई हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल। सो वीरेन, एक ऐसा ट्रेड आता है, मतलब नाउ अगर 44,000 पे आप एक बात करें कि बैंक निफ्टी में, मतलब निफ्टी में अगर ऊपर में या इंडेक्स में लोग शॉर्ट है, द आंसर इज यस। क्या ऊपर में लेना है? द आंसर इज नो। So we have entered into a no trade zone. So this is also a very important trade कि जब कोई एक ऐसा टाइम और ऐसा लेवल आता है कि जो आपको लॉजिक से लगता है कि लेना नहीं है और जो टेक्निकल पोजीशन है उसकी वजह से लगता है कि शॉर्ट भी नहीं बनता, तो आप नो ट्रेडिंग जोन में चले जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है वहां फिक्स होगा, तो दोनों तरफ की एक मूवमेंट हो, क्योंकि मुझे ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है। इन स्पाइट ऑफ दिस, आप वीरेन, अगर कोई 41,000 पे शॉर्ट है बैंक निफ्टी, 42, 43, 44, उन शॉर्ट के लिए आप क्या कोई 50,000 थोड़ा बैंक निफ्टी कर दोगे? एक लेवल पे आके कहीं वैल्यूएशन भी तो काम आएंगी। तो उस वैल्यूएशन के और ऊपर ले जाने के लिए बहुत पैसा चाहिए कि मैं सारी मार्केट ही खरीदता जाऊं, क्योंकि वो शॉर्ट है उसको ट्रैप करने के लिए वो तो हर वीक बनता है, हर वीक कवर भी हो जाता है। जो पोजिशनल शॉर्ट है कब तक सर्वाइव करेंगे? सो इट इज नॉट दैट 44, 500 के ऊपर का बैंक निफ्टी अभी नहीं लग रहा। सो अगर लेकिन अच्छा लगता है, बट अच्छे लगता है का मतलब है कि 1000 पॉइंट की करेक्शन आ जाए। हम वेट करेंगे और इसलिए उसमें मुझे लगता है कि वॉलिटिलिटी ज्यादा रहेगी कि जितनी आउट परफॉर्मेंस है उसमें अगर कुछ भी जरा सा भी ऊंच नीच हो गया तो करेक्शन भी ज्यादा आ सकती है। बट निफ्टी में मुझे लगता है कि बियर स्प्रेड बनाना चाहिए, क्योंकि निफ्टी के कंपोनेंट सारे वीक हैं। आशु, मैंने वीरेन आशु एक काम करता हूं मैं, आशु सॉरी मैं आशु मैं आ रहा हूं आपके पास स्प्रेड को लेके। मैं बस दो चीजें एड्रेस करना चाह रहा था। एक तो जीएनएफसी के नंबर्स काफी खराब, नेट प्रॉफिट तो आधा हो गया वहां पर। एक बार जीएनएफसी का स्टॉक लेकर आइए, अब 7% नीचे ये स्टॉक इस समय, और एबिडा भी काफ़ी कम है, एबिडा आधे से भी ज़्यादा गिरा है, 884 से गिरकर 369 करोड़ एफएनओ का स्टॉक है ये। और दूसरा हश्ता देखिए, वो जो 3 PM मूव की मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था निफ्टी में कि 18,150 टूटेगा, और देखिए अब 18,123 पर आ गए हम। हालांकि वो पुट जो था वो इतना चला नहीं है वो फिर भी, लेकिन 24-25 रुपये तक वो पुट 18,150 की आ गई है, जो हमने 12-13 रुपये बात की थी। डबल तो हुआ होगा आपका पैसा उसमें भी, लेकिन वो 18,150 के पुट, और अभी भी थोड़ा टाइम बाकी है। हो सकता है कि ये शायद 30-35 तक भी चला जाए। वो जो आज का 18,150 का पुट देखिए, 12-13 रुपये पे बात हुई थी कि इस पर ध्यान रखें, ये आज आपको अच्छा पैसा बना के दे सकता है। डबल हुआ होगा इसमें पैसा, अब 30 के करीब वो पुट पहुंच गया आपका, और 18,114, अब निफ्टी 18,100 तोड़ने की भी तैयारी कर रहा है। ये क्लोज बहुत खराब है। और बैंक निफ्टी देखिए, अब 43,800 भी तोड़ चुका है बैंक निफ्टी, 43,700 पर आ गया है। 18,115 कल का लो था, हम ऑलमोस्ट अब वहां पर 18,114 कल का लो भी ब्रेक कर रहे हैं। और आज मार्केट ने, जो सुबह हमने डिस्कस किया था कि टेक्सचर आज पता चल जाएगा मार्केट का, क्योंकि आज क्यूज पॉजिटिव है, गैप अप मिल रहा है, बस गैप अप मिला, वहीं हाई बनाया और उसके बाद लगातार वन वे डिक्लाइन। इनफैक्ट डे हाई से हम अब करीब 170 पॉइंट, 170 या 180 पॉइंट मेरे ख्याल से डे हाई से गिर चुके हैं अब निफ्टी के ऊपर। बहुत शानदार आपको आज मार्केट ने शॉर्ट ट्रेड बना के दी होगी। सॉरी आशु, मेरे को एड्रेस करना था मार्केट का ये जो सडन फॉल आया। अब बताइए अपना वो स्प्रेड बताइए आप। इन द मनी कॉल पुट लेनी है 18,200 की अनुज, और 18,000 की 2 पुट बेचनी है। इसकी कॉस्ट आएगी सिर्फ 30 रुपए। अगर 30 रुपए कॉस्ट का मतलब है दीपांश, सॉरी अनुज, में 18,170 पे निफ्टी में शॉर्ट हो गया और सेफ कहां तक हूं? 17,800 तक। मुझे लगता है कि एक बार ये इस हफ्ते के अंदर 18,000 ब्रीच करना चाहिए निफ्टी को नीचे, और अगर 17,900 18,000 के आसपास बीच में आ जाता है तो ये हमारा पीक प्रॉफिट एरिया होगा इस स्प्रेड का 1:2 का। और इसका कारण ये है कि बियर स्प्रेड बनाने का अनुज, क्योंकि मुझे मार्केट से नीचे लगती है, जो मैंने बात की कि निफ्टी के सारे कंपोनेंट्स वीक हैं, और लास्ट वीक में जो वीकनेस है उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका पोजीशनल जो पोजीशंस पे टोटली डिपेंडेंट है। तो सारे स्टॉक्स जो ऊपर का जो दम था ना, वो मतलब एक अगर आप वेटेड एवरेज निकाले पूरे मंथ की, उसके नीचे आके खड़े हो गए हैं। आईटी, फार्मा, इवन एलएनटी का एक्सीडेंट, डॉक्टर रेड्डी, डीबीज के रिजल्ट आने हैं, मुझे लगता है कि वो और नीचे हो जाएगा। रिलायंस 2500 के बाद मतलब अब फिर से एक लेगार्ड बन गया है। तो मतलब इस एक्सपायरी में अगले 4 दिन में तो जितने भी बड़े कंपोनेंट्स हैं, ये एग्जिट ऊपर का तो अनुज मतलब 99% होता है। देयर इज नॉट नो श्योरिटी इन दिस मार्केट एंड यू कैन नॉट बी, बट विद ऑल द कॉन्फिडेंस आई कैन से ये ऊपर में आपको एग्जिट देने नहीं आएंगे, क्योंकि नोबडी ऑब्लाइजेस यू कि आपकी पोजीशन फंसी हुई है तो अब अगले 4 दिन में एक्सपायरी में मैं आपको एग्जिट देने आऊंगा। कोई एग्जिट नहीं मिलेगा। तो अगर इनमें एग्जिट नहीं मिलेगा तो निफ्टी को ऊपर कौन लेके जाएगा? तो मुझे निफ्टी के कंपोनेंट्स में कोई भी चीज ऐसी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रही
कि जो लीडरशिप ले और निफ्टी को वापस ऊपर लेके चली जाए। तो निफ्टी मुझे लगता है कि करेक्शन आनी चाहिए, उसके लिए स्प्रेड है, सिर्फ 30 रुपए लगते हैं, 70 रुपए 80 रुपए तो ऑलरेडी इन द मनी है, कुछ पैसे लग ही नहीं रहे हैं। हम सेफ कहाँ तक है? 17,800। ओके आशु, चलिए फिर शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ आज, और हैव अ गुड इवनिंग। हर्षदा, वो पुट 40 रुपए तक गई, मैं देख रहा था, उसको फॉलो कर रहा था, और आज फीलिंग आ रही थी मार्केट, जब हमने शो स्टार्ट किया था कि आज ये जो क्लोज है वो काफ़ी ख़राब होगी और 3 PM मूव डाउन साइड पर आएगा निफ्टी में। और आज तो बिल्कुल मार्केट ने इनफैक्ट आज दिन था जिसे कहते हैं ना, मैं एक फ्रेज यूज़ करता हूँ कि प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। मतलब एक ट्रेडिंग का एक प्लान बनाइए आज और उसको एग्जीक्यूट करिए। आज बिल्कुल मार्केट ने एग्जैक्टली उसी लेवल पर सुबह ब्यूटीफुली उस लेवल पर खुला, उसके बाद वो स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट किया और फिर वहाँ से गिरा, उसके बाद आपको एक 3 PM पे भी एक मार्केट ने मूव दे दी, और ये क्लोज जो है बहुत ख़राब है। मेरे ख्याल से मार्केट तैयार है अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए। ज़्यादा दूर है नहीं वैसे हम वहाँ से, मेरे ख्याल से 18,030 से 40 पर है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो असली टेस्ट होगा मार्केट का। अगर वहाँ पर मार्केट नहीं रुका और वो क्लासिकल 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट मार्केट ने नहीं लिया तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन देख लेते हैं उसको, कल या परसों, कल या मंडे को भी पता चल जाएगा। चलिए, इस बीच एक सॉफ्टर नोट पर क्लोज आता हुआ दिखाई दे रहा है और निफ्टी बैंक में जो भी तेजी थी वो पूरी तरह से हवा हो रही है। अब सिर्फ 90 पॉइंट की ही बढ़त रह गई है यहाँ पर। मिड कैप इंडेक्स 170 पॉइंट नीचे। चलिए, अब कल की तरफ आएंगे और सुमित हमारे साथ है। कल भी बड़ा दिन नतीजों का। सुमित, JSW और NTPC, पावर ग्रिड, कई सारे नतीजे हैं, बताइए क्या पोल है आपके हाथ में? बहुत लंबी सूची है कल तो। इनफैक्ट जैसे जैसे हम आखिरी की तरफ जा रहे हैं सूची बढ़ती चली जा रही है। तो कल पहले तो 3 निफ्टी कंपनियों के अनुमान की बात की जाए। सबसे पहले JSW स्टील जो बाजार रही है, इनफैक्ट रिजल्ट कैलेंडर आपकी स्क्रीन पर है, कहाँ पर कौन से F&O के, कौन से कैश मार्केट के, कौन से निफ्टी कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले हैं। JSW स्टील के केस में जो अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है कि रेवेन्यूज करीब 45,720 करोड़ रुपए इस तिमाही में रह सकता है 46,895 करोड़ रुपए के सामने। ये एक अनुमान आने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्रेशर रहेगा, करीब 29% का एक डिक्लाइन। मुनाफे फ्रंट पे 37% का एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, करीब 20% के सामने 14-14.5% के आसपास का एक अनुमान रहने का, एक पोल रहने का अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद थोड़ा प्रेशर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़े। इबिटा फ्रंट पे, मार्जिन फ्रंट पर भी नंबर्स में थोड़ी सी दबाव रहेगी। क्रूड स्टील प्रोडक्शन में करीब 13% की YoY ग्रोथ और 7% के आसपास की सीक्वेंशियल बेसिस पे ग्रोथ रहने का अनुमान। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 96%, जो 91% थी लास्ट क्वार्टर में। हायर रियलाइजेशन, तो इबिटा पर टन थोड़ा सा सुधार वहां पर जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे, YoY बेसिस पर थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो YoY बेसिस पे वीक नंबर, Q-on-Q बेसिस पे पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ सकता है नंबर्स के लिहाज से। NTPC स्टैंड अलोन बेसिस पे एक नंबर्स के ऊपर नजर डाली जाए, जहां पर रेवेन्यूज करीब 42,200 करोड़ रुपए, 28% का एक बढ़त का अनुमान। मुनाफा करीब 15% गिरने का अनुमान। इबिटा मार्जिन 30.2%, 30.8 यानी फ्लैट साइड पे मार्जिन रहेंगे। और इबिटा करीब 12,750 करोड़, जो कि 10,120 करोड़ से बढ़कर आने का अनुमान है, 26% की बढ़त रहेगी। इनकी कोल प्रोडक्शन क्योंकि कैप्टिव माइन से ज्यादा बेटर थे, तो उसका इंपैक्ट, अच्छे जनरेशनल ट्रेंड यानी कि जो पावर जनरेशन है उसका ट्रेंड अच्छा है, तो वो एक इंपैक्ट करेगा। न्यू कैपेसिटीज एडिशन का इंपैक्ट कंपनी के नंबर्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, और साथ साथ हायर पावर जनरेशन ग्रोथ जो है बाकी सेगमेंट से, कोल के अलावा, वहां से एक अच्छा पिकअप शायद कंपनी को देखने को मिलेगा। इसलिए नंबर्स YoY बेसिस पे आपको बेटर साइड पे दिखाई पड़ेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस को बेचने की कई बारी बातचीत हुई, उसको लेकर कुछ गाइडेंस अगर आती है या फिर कुछ बयान वहां पर आते हैं तो उसको आपको नजर रखनी होंगे। लास्टली तीसरा जो निफ्टी कंपनी है वो है पावर ग्रिड, क्योंकि PSU कंपनियों के नंबर आने शुरू हो गए, लास्ट लैग में पहुंच चुके हैं। रेवेन्यू 11,200 करोड़ 10,686 करोड़ से 5% बढ़ने का अनुमान। मुनाफा 4100 करोड़ 4156 करोड़ से गिरने का अनुमान। मार्जिन 87.5%, 81% से बढ़ने का अनुमान। और इबिटा करीब 9800 करोड़ 8700 करोड़ से बढ़ने का अनुमान। तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव रहेगी YoY बेसिस पर। और क्योंकि पिछली बार एक बेस क्वार्टर में एडजस्टमेंट है टैक्स का, इसलिए YoY बेसिस पे प्रॉफिट कंपेरेबल नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छे देखने को मिल सकते हैं। अच्छा कैपेसिटी एडिशन है। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस मान रहे हैं कि जो ट्रांसमिशन केपेक्स होगा वो करीब 10,000 से 12,000 करोड़ रुपए के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि की नंबर होता है इस कंपनी की तरफ से। तो अच्छे नंबर पावर ग्रिड में भी आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। कंपनियों का परफॉर्मेंस बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। स्टील कंपनियों में ऑफ कोर्स हमने देखा है थोड़ा करेक्शन भी आया है। बंधन और ग्लेनमार्क क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, यहाँ पर परफॉर्मेंस बेहतर होने के आसार? देखिए, ग्लेनमार्क एक बड़ा क्रूशियल नाम रहने वाला है। ग्लेनमार्क ऑलरेडी बढ़िया तेजी दिखा चुका है। 400 रुपए का शेयर था एक महीना पहले और अब 600 सवा 600 रुपए तक भी पहुंचा है हाल फिलहाल में।
तो करीब 3354 करोड़ रुपए ये पोल एस्टिमेट मानता है मोतीलाल ओसवाल का। करीब 11% की बढ़त रहने का अनुमान है। 50% के आसपास मुनाफा बढ़ेगा। लो बेस की वजह से कंपनी के मुनाफे में एक अच्छा जंप यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लाइकवाइज अगर कंपनी के बाकी नंबर्स के ऊपर नजर डालें तो 611 करोड़ का EBITDA, 21-22% की बढ़त वहां, और मार्जिन भी 16 से बढ़ के 18% इस तिमाही में रहने का अनुमान है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी नंबर्स बेटर रहेंगे। कार्डियक रेस्पिरेटरी स्पेस में करीब 13% की YOY बेसिस पे ग्रोथ। R&D खर्च घटेगा जिसकी वजह से कंपनी के जो बाकी एक्सपेंसेस है वो कम होंगे और वो मार्जिन को ऊपर रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और मॉनरो को लेकर जो कंपनी कमेंट्री है उसको क्रूशियली माना जाएगा। तो अच्छे नंबर YOY क्यू ऑन क्यू बेसिस पर ग्लेनमार्क पोस्ट कर सकता है। और लास्टली बंधन बैंक, जहां पर NII करीब 2300 करोड़ 2540 करोड़ रुपए के सामने, थोड़ा वीक साइड पर। मुनाफा 830 करोड़ 1900 करोड़ के सामने, क्योंकि इनका जो बेस है क्वार्टर है वो बहुत बड़ा है जिसके सामने सारे नंबर आ रहे हैं। तो सारे नंबर वीक साइड पे आपको दिखाई पड़ेंगे। प्रोविजनिंग करीब 1540 करोड़ से घटकर 640, ये क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। ग्रॉस NPA 7.25% से 5.5% क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। और नेट NPA 2% से घट के 1.5% क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। क्यू ऑन क्यू अच्छे नंबर, YOY हाई बेस की वजह से एक नंबर्स में डिप आता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। शुक्रिया। डिटेल यहाँ पर नंबर्स आपने पेश किए कि क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट। बंधन पर एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि स्टॉक में हमने देखा है आज करीब 0.5% के गेन्स अभी भी होल्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गावा सर, बंधन पर कोई कॉल इस समय? बंधन पर बैंक, बंधन यस, बंधन मुझे लगता है कि यस ठीक ही नजर आता है। साइडवेज जोन पर 240 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, थोड़ा स्ट्रेच है। आई थिंक आई अवॉइड इट बंधन बैंक क्लियरली। जब तक ये 250 पार नहीं कर लेता अवॉइड करना चाहिए बंधन बैंक। बहुत बड़ा है, जगह अच्छी है रेसिस्टेंस की, तो लेट्स वेट इट आउट। ओके चलिए फिर वेट इट आउट। एक काम करते हैं, फिर फटाफट BTST कॉल्स लेते हैं, क्योंकि मार्केट इस समय आपको लास्ट मौका दे रहा है कुछ ट्रेड्स लेने का। गाबा साहब चलिए आपसे शुरुआत करते हैं, फिर BTST या STBT? आई थिंक आई गो विद चोला फाइनेंस। BTST लगता है एक अप मूव मिलना चाहिए शायद यहाँ पर। सुबह मैंने कॉल दिया था, ये ट्रेड कर रहा है 1041 के आसपास। ये लगता है 1060 तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 1030। डिप्स अंटिल 1030 वायबल, 1030 तक निकल जाना चाहिए। ओके चोला, अब इन्वेस्टमेंट में तेजी की पोजीशन। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, अदानी पोर्ट्स पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितने बर्न मूविंग एवरेजेस थे अदानी पोर्ट्स ने वो ब्रीच कर दिए हैं, उसके नीचे फिसला है। एक प्राइस सपोर्ट था 675 का, उसको भी ब्रीच किया है। तो यहाँ पर बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए। फ्यूचर्स में आप बिकवाली कर सकते हैं। 665 के भाव चल रहे हैं BTST के लिए। 676 के स्टॉप लॉस से आपको बिकवाली करनी है, 645 की टारगेट। ओके, अदानी पोर्ट्स आपकी स्क्रीन पे 664 पे सेल कॉल। आशीष, पिछले 6 महीने में, साल भर में आप एक वैल्यू बायर रहे हैं। एनी सेल कॉल या फिर एक वैल्यू बायर पिक करेंगे आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा बैंक्स तो अच्छे ही लगते हैं, और जिस तरह की ग्रोथ आ रही है हमें, तो हम काफी पॉजिटिव है एक्सिस बैंक पे। हमने कल भी इसकी बात की थी, और मेरे हिसाब से एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस स्टॉक दिखा भी रहा है। तो यहाँ से आप ये डिप को मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक में खरीदारी के लिए यूज करनी चाहिए। 900 रुपए पे अच्छा बेस है, और मैं समझता हूँ स्टॉक ऐसे तो 1000 रुपीज के ऊपर लगता है, बट इन इमीडिएट शॉर्ट टर्म भी मेरा मानना है 950 तक की जगह आपको एक्सिस बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, तो ये आपके लिए एक्सिस बैंक एक प्रेफर्ड पिक। अच्छा, बाय द वे, इनका जो पहला पिक था ना, मिसेस बेक्टर, ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो भी स्क्रीन पर एक बार लेकर आइएगा। उस स्टॉक में भी एक अच्छा मोमेंटम 662 के आसपास। 720 का टारगेट वैसे पहला वाला आशीष का था। कविता, आपका ट्रेड क्या रहेगा? हर्षद जी, RBL बैंक पर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 142 के लेवल्स पर है, अपने सेकंड सपोर्ट को भी तोड़ता हुआ दिखा है और अपने सारे एवरेजेस के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। सो 142 के लेवल्स पर है। अंटिल 144 के ऊपर नहीं निकलता, एक शॉर्ट ट्रेड में बने रह सकते हैं 138 136 के प्राइस टारगेट के लिए। ओके अच्छा, वो GNFC ने टेम्परेरी फ्रीज लगाया अभी 10% डाउन सर्किट वहाँ पर। वो नंबर्स आने के बाद उस स्टॉक में देखिए क्या एक स्लाइड इस स्टॉक में, और ये यहाँ पर एक मूव, ये शायद बैन में था मेरे ख्याल से। एक बार मैं जस्ट कंफर्म कर लेता हूँ। आप आज सुबह मैं तो जब देख रहा था तो उसके हिसाब से हाँ बैन में था ये स्टॉक। तो देखते हैं किस तरीके के सौदे यहाँ पे बने होंगे। ओपन इंटरेस्ट ऑब्वियसली कम हुआ है, लेकिन ट्रेड आप ले नहीं सकते इसमें, F&O में एटलीस्ट कैरी नहीं कर सकते, चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अब
एक काम करते हैं, प्रशांत जी की ट्रेड रहेगी। प्रशांत जी बताइए, BTST STBT। जी अनुज जी, BTST और हेवल्स का स्ट्रक्चर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। एक डिप आई है जहाँ पे सेलिंग में वॉल्यूम नहीं है और एक ऑलमोस्ट 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के करीब आया है, तो ये 1260 के ऊपर है, 1262 के आसपास। मैं यहाँ पे 1245 1245 स्टॉप लॉस रखूंगा और 1290 मेरा टारगेट होगा 1290 का। ओके, तो हेवल्स पर एक कॉल इस समय आता हुआ आपके लिए 1290 तक के लेवल्स ध्यान में रखने, तेजी वाला ट्रेड है ये। अच्छा, इंडिगो पेंट्स हमने बस मेंशन किया था और उसके बाद आईटीसी के नंबर्स आ गए थे, तब वो स्टॉक 4% ऊपर था, अब 7% तक की तेजी। तो अगर आपने वो सुन के ले लिया है तो वेल एंड गुड। मानस, इस पर कोई व्यू, कंसिडरिंग एक बहुत तगड़ी तेजी इसमें बनी है तब से अब तक? यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज बीच हुआ है अभी कुछ दिन पहले, और एक बड़ा क्रैक देखने को मिला था, जो रिवर्सल है और जो रिकवरी है वो भी एक बड़ी रिकवरी देखने को मिलेगी। और अभी भी मेरा मानना है कि शायद 1600 रुपए तक के भाव पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी बनाई है तो उसमें बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज करके 1325 रुपए कर लें और टारगेट 1625 के सेट करें। ओके, चलिए एक काम करते हैं, यतिन के पास जाने से पहले एक चीज़ बस मैं थोड़ा सा और मेंशन कर देता हूँ। डॉलर इंडेक्स देखिए, अब आप 103.13 यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये बस कुछ दिन पहले तक क्रॉस करने 100 ब्रीच करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब 103.13 और यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये एक रिस्क ऑन ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मार्केट में। और आज की क्लोज काफ़ी ख़राब है, हालांकि कल का लो हमने फिर प्रोटेक्ट किया है और एग्जैक्ट वहीं से थोड़ी सी कवरिंग आ गई भले, लेकिन 18,127 अच्छा क्लोज नहीं है। बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा अपना जो फर्स्ट बेस है क्लोजिंग लेवल पे वो बचाया है, 43,450 500 की बात हुई थी, वो बचाया है। लेकिन निफ्टी क्लियरली आज एक थर्ड स्ट्रेट डे नेगेटिव क्लोज, और आज गैप अप के बाद नेगेटिव क्लोज, तो ये क्लोज आज बेहद ख़राब है मार्केट के लिए। और अब नियर टर्म में टेक्सचर जो है मार्केट का अब वो चेंज हो गया है, सेल ऑन रैली फ्रॉम बाय ऑन डिप्स। यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम का हाल जानते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल अनुज, और ये सेल ऑन रैलीज वाली ही रणनीति डीलिंग रूम भी अपना रहे हैं। दो स्टॉक्स जहां वो शॉर्ट सेलिंग एडवाइस दे रहे हैं, सबसे पहले आईटीसी, और रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस थे, लेकिन बिल्डअप काफ़ी है। इनफैक्ट डीलर्स जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं, एफआईज यहाँ शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, खास करके ज़्यादातर एफएमसीजी स्टॉक्स जो हैं वो हेज फंड के शॉर्ट रेडार पे हैं। और डीलिंग रूम्स की अगर हम माने तो 412 से 415 तक के लेवल्स यहाँ आ सकते हैं, इसीलिए यहाँ एक एसटीबीटी की सलाह वो अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। तो आईटीसी एक स्टॉक जहाँ डीलर्स शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं। इसके अलावा टाटा मोटर्स, ये भी एक स्टॉक है जो हाई बीटा है, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ऑटो स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, तो ऊपर इसके लेवल पे काफी सारा आपको सप्लाई आता हुआ दिखाई पड़ेगा, और डीलर्स को लगता है पोजिशनली इस स्टॉक में भी 15 से 20 रुपए की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। बिल्कुल यतिन, शुक्रिया। और ये दोनों स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे, और आईटीसी देखिए अब डे लो पर। अच्छा, डिविडेंड देखिए आईटीसी ने कितना शानदार दिया है हर्षता, 2 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड दिया है आईटीसी ने। तो मुझे लग रहा है जो यतिन बोल रहे हैं कि ज़्यादा कुछ बचा नहीं है यहाँ पे, मतलब 432 का जो हाई था, अब वो मुझे लग रहा है कुछ टाइम के लिए रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट में। अब ज़रूरी है स्टॉक को करेक्ट होना थोड़ा सा, और 405-6 तक अगर ये चला जाए तो मेरे ख्याल से एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पर। लेकिन राजेश जी, आईटीसी पर अब क्या किया जाए? खरीदारी की सलाह रहेगी। मैंने हमेशा मेंटेन किया है, रेदर मैं, गौरांग जी, दो ही एक लोग थे जो शुरू से खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर ये गिरावट आती है तो। अभी दिल्ली बहुत दूर है, होटल्स से नंबर अच्छे आए हैं, सिगरेट वॉल्यूम्स डबल डिजिट में आ रही है, एग्रीकल्चर से अच्छे प्रोस्पेक्ट बने हुए हैं, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, डेट फ्री कंपनी है, सारे पायदान पे खरी उतरती है। और अगर आप पीयर ग्रुप में कंपेयर करो तो वैल्यूएशन सबसे सस्ते हैं। मैं समझता हूँ एफएमसीजी एज ए होल में अगर किसी को पोजीशन लेनी हो तो इतनी बढ़त के बाद भी, हमारी कॉल के बाद लगभग 2.5-3 गुना हो गया है, उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। आईटीसी में आइदरवाइज डिप्स पर खरीदने का मौका। अच्छा, रामको सीमेंट वायदे बाजार का स्टॉक, और यहाँ पर स्टैंड अलोन नंबर्स में आप देखिएगा, मुनाफा 124 करोड़ से बढ़कर 152 करोड़ पर आया है। आय बढ़ी है, आय में अच्छा इजाफा। आय देखिए करीब करीब 2570 करोड़ पर आई, जहां पर पिछले साल ये 1708 करोड़ का फिगर था। नतीजे अच्छे हैं और स्टॉक नेशनल लेवल से कुछ रिकवरी की तरफ आता हुआ अब सिर्फ 0.5% नीचे रह गया है। हर्षदा, मैं अपने आप को थोड़ा करेक्ट करूंगा, जो मैं डिविडेंड पढ़ रहा था
वो मैंने सिर्फ एक पार्ट पढ़ लिया था। 6.75 का एक डिविडेंड है प्लस 2.75 का स्पेशल डिविडेंड है। टोटल डिविडेंड 9.5 रुपये का। तो टोटल डिविडेंड इतना खराब नहीं है जो उस समय लग रहा था मुझे कि 2 रुपये, सिर्फ 2 रुपये, 9 रुपये फिर ठीक है, फिर ठीक है। और 9 रुपये भी 2% की यील्ड है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो जो 2.75 लग रहा था उतना नहीं है। कम से कम उसमें 2 कंपोनेंट है, एक 6.75 का भी कंपोनेंट है। चलिए, थोड़ा सा स्पेशल डिविडेंड का ही फिगर हमने पढ़ा, वो दूसरा डिविडेंड जो आता है वो भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा, एलटी फूड्स एक बार फटाफट से देख लेंगे क्योंकि नतीजे आए और उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा स्पाइक देखने को मिला है, करीब 4-5% तक की तेजी ये काउंटर दिखा रहा है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट आप देखिए, यहाँ पर जितनी तेजी से हमने खरीदारी आती देखी थी उतनी तेजी से यहाँ पर दरअसल प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है और 200 पॉइंट के नुकसान पर मिड कैप इंडेक्स। ऐसे लग रहा है कि बस मौका चाहिए था लोगों को अपनी पोजीशंस काटने का। 52 वीक हाई पे आए और एकदम से मार्केट इस तरह से किया और एक डबल टॉप जो है काफ़ी फॉर्मिडेबल कॉन्सेप्ट होता है मार्केट में। हर्षिता, ये ना मार्केट आपको एक मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अभी नहीं लेकिन यहाँ से लेके जून 1 तक के बीच में जब तक वो डेट सीलिंग का भी मामला चलेगा, मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा करेक्ट होगा। और अगर एक बार 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच भी कर दे निफ्टी, उसके बाद अगर 50 तक भी पहुँच जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा हूँ अब आपको थोड़ा सा, आपने अगर पिछली रैली मिस की है, अब ये नेक्स्ट डिक्लाइन आएगा, ये एक मार्केट आपको मौका देगा। ये डिक्लाइन मुझे लग रहा हो सकता है अगर मार्केट चैरिटेबल हुआ तो आपको 17,700 17,800 तक ले जाए। मुझे लगता नहीं उससे ज़्यादा नीचे का मामला है। वो 16,800 वाला मामला नहीं आने वाला है, वो जा चुका है, वो 16,800 नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अब इस डिप में आपको कंसिडरिंग हमारा हाई 18,200-250 तक था, अब 17,800 तक अगर आप आ गए वो ठीक है मेरे ख्याल से। बैंक निफ्टी में मेरे ख्याल से अगर यहाँ से आपको और बैंक निफ्टी 2,000 पॉइंट का डिप दे दे, 41,000 तक पहुँच जाए बैंक निफ्टी, तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। ऑब्वियसली ये हम अभी जो सिचुएशन उसको देख के कह रहे हैं, जब वो आएगा तब रिविजिट करेंगे उसको, लेकिन करेक्शन के लिए तैयार है मार्केट। ये मार्केट का वर्डिक्ट बहुत क्लियर है। ओके, तो ये फिलहाल मार्केट की आज की क्लोज। थोड़ा हल्का आपको ये वीकली एक्सपायरी का आंकड़ा दिखेगा। मीरू, कोई एक्सेप्शनल ट्रेड जो मार्क करना चाहिए जाने से पहले वायदे में? मेरे ख्याल से आई थिंक वक्त नहीं है ट्रेड मार्क करने का। थोड़ी ब्रेथ देख लेते हैं बस, एग्जैक्टली अगर आप देखें ब्रेथ कैसी है। और लाजमी है जो आपने एडवांस डिक्लाइन रेशियो का दिखाया था वो काफ़ी ख़राब आंकड़ा है। वी आर क्लोजिंग एट डे लो मार्केट ब्रेथ। और सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग जिस स्पेस में याद रखिएगा आज इस पूरे बाजार में हुई है। डायरेक्टर साहब ब्रेथ का आंकड़ा दिखाएंगे एक बार जरा, एग्जैक्टली क्या था उसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग जिस सेक्टर में हुई है आज, इट्स सीमेंट, केमिकल एंड टेलीकॉम, 3 स्पेस। लॉन्ग हार्डली 7, लॉन्ग अनवाइंडिंग 112। दैट मीन्स ये कंप्लीटली बाजार प्रॉफिट टेकिंग के मूड में गया आज। 41 शॉर्ट थे, शॉर्ट कवरिंग 29 में है। चोला, कैनफिन होम्स, रैमको सीमेंट्स, एसबीआई कार्ड्स। रैमको में अर्निंग्स का इम्पैक्ट था, बट ये दिन एनबीएफसीज को बिलोंग करता है। शॉर्ट बिल्डअप में गोदरेज प्रॉपर्टीज, आज रियल एस्टेट में पेन था, बाकी कुछ फार्मा स्टॉक्स में। और लॉन्ग अनवाइंडिंग जेएनएफसी में, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में, ऑरबिंदो फार्मा में, इंडिया सीमेंट्स में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई। एंड सेम इज द केस विद कोरोबिडल। आज सीमेंट में सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग हुई है, याद रखिएगा। सीमेंट में आज 7.5% का ओआई बिल्डअप है, चाहे वो एसीसी हो, चाहे वो ग्रेसिम हो, चाहे वो श्री सीमेंट हो या फिर अल्ट्राटेक सीमेंट, सब में थोड़ी बहुत शॉर्टिंग हुई है। और जहाँ तक केमिकल्स का सवाल है, आज केमिकल्स में चंबल, उसके बाद कोरोमंडल, उसके बाद दीपक नाइट्राइट और साथ ही साथ यूपीएल, इन सभी काउंटर्स में काफी सब्सटेंशियल शॉर्ट हुआ है आज। खैर इस क्लोजिंग को देखने के लिए चलते हैं हर्षिता के पास, बड़ी वॉल पे। हर्षिता, ओवर टू यू। जाहिर तौर पर आज मंदी की पोजीशंस लोग ज्यादा कैरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी 18,136 के आसपास आता हुआ, डेलो से बहुत मामूली रिकवरी देखने को मिल रही है और निफ्टी बैंक 72 पॉइंट्स की पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज कर रहा है। लेकिन मिड कैप्स पर ज्यादा दबाव देखने को मिला, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो पहले देख लेते हैं। 1700 के आसपास गिरने वाले शेयर, बढ़ने वालों की संख्या 1170 के आसपास ही सिमट कर रह गई है। आपको मिड कैप इंडेक्स दिखाई दे रहा है करीब 200 पॉइंट का नुकसान झेलता हुआ। निफ्टी की चाल आपने देख ली, आज दिन भर हमने देखा है धीरे धीरे करके हम नीचे नीचे की तरफ सरकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लगभग 50 अंकों की गिरावट पर हम जाकर टिकेंगे निफ्टी में। निफ्टी बैंक 93 पॉइंट ऊपर था, अब 10 सेकंड पहले, अब 75 अंकों की बढ़त रह गई है। तो क्लियरली इतना कुछ खास यहाँ पर एक्शन टिकता हुआ दिखाई नहीं दिया है।
कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पहले तो आज के दो बड़े टिकट साइज आइटम्स एसबीआई और आईटीसी, नतीजों के बाद हमने देखा मुनाफा वसूली यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। एसबीआई के नंबर्स में ऐसी कोई आतिशबाजी नहीं थी, लेकिन नतीजे अच्छे थे, 1.5% नीचे वो स्टॉक टिक रहा है। आईटीसी भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, नंबर्स ठीक है लेकिन ऊपरी लेवल्स पर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दी, तो 2% इसका दबाव आया। अब आते हैं कुछ मिड कैप के आउट परफॉर्मर्स पर। फटाफट से रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया लेकर आते हैं, जहां पर वो डील होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं कि बर्गर किंग का जो इंडिया बिजनेस है, जो रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में है, उसे बेचने की तैयारी है। करीब 12% ऊपर वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा व्हर्लपूल, नंबर्स वैसे कुछ खास नहीं थे, लेकिन निचले लेवल्स पर हमने देखा स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी और करीब 1% तक के गेन्स देखने को मिले। इसके अलावा जैसे वीरू ने भी मेंशन किया, आज एनबीएफसीज का दिन था। कैनफिन देखिए, चोला देखिए, इनमें अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है आज क्लोजिंग पर भी। इनफैक्ट कैनफिन थोड़ा सा हल्का होकर 0.5% ही रह गया है, लेकिन चोला में ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव्स थे, करीब 3% के। हीट मैप आप आ जाएगा, जहां पर आपको हैवीवेट्स का हाल दिखाई देगा। क्लियरली आज का जो दबाव है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है, सिर्फ 2 लाइनों में तेजी वाले ट्रेड सिमट के रह गए। डीवीज बिकवाली के ग्रिप में आता हुआ नतीजे आगे आएंगे। अदानी पोर्ट, आईटीसी, एसबीआई, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स, आयशर जैसे काउंटर्स, टाटा मोटर्स, एचयूएल, ब्रिटानिया, ये सब मंदी की तरफ थे। इन सब में पोजीशंस में हमने देखा काफी ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। ऑटो में स्पेशली टाटा मोटर्स देखिए आप, एमएनएम देखिए, हीरो मोटो, मारुति, इनमें करेक्शन ज्यादा देखने को मिला है। तेजी की तरफ क्या था? बजाज फाइनेंस, एनबीएफसीज का सबसे बड़ा प्लेयर, तो वहां पर कुछ खरीदारी के अंश देखने को मिले। बैंकों में अगर आप देखेंगे ना, आईसीआईसीआई बैंक का थोड़ा सा सपोर्ट, कोटक पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ दिखाई दिया है। एचडीएफसी करीब 0.37% ऊपर टिकता हुआ दिखाई दिया। आज एसबीआई में सबसे ज्यादा करेक्शन ऑफ कोर्स देखने को मिला पोस्ट नंबर्स, तो ये इनफैक्ट आज का क्लोज। आईटी में थोड़ा सा मिक्स्ड बैग था, एचसीएल टेक, इन्फोसिस में तेजी रही, लेकिन टीसीएस और बाकी काउंटर्स, विप्रो जैसे मुनाफा वसूली दिखा रहे थे। तो आज वीकली एक्सपायरी थोड़े से नेगेटिव नोट पर होती हुई 18,134 पर निफ्टी 50 47 अंकों की गिरावट देखने को मिली और निफ्टी बैंक भी 70 पॉइंट ही ऊपर जाकर टिका है, तो थोड़ा सा नेगेटिव क्लोज आता हुआ। सीधा सौदा में आशीष और नीरज के बीच जो मुकाबला रहा, उसमें कौन से स्टॉक सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिखाने में कामयाब? रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया ऑफ कोर्स आशीष की तरफ 13% के गेन्स, हनीवेल में 6% का इजाफा, आरईसी, वेदांत फैशंस, ये कुछ काउंटर्स थे जहां पर दबाव देखा गया। नीरज ने सारे मंदी वाले ट्रेड्स पकड़े थे। संघी इंडस्ट्रीज खराब नतीजे, मेट्रोपोलिस में वो नंबर्स के बाद सेल ऑफ जारी रहा है। रेलटेल के नंबर्स के बाद थोड़ी सी बिकवाली आई और आज जुबलेंट फूड में हमने देखा ब्रोकरेजेस में सीएलएसए ने सेल कॉल दिया, स्टॉक नियरली 1% नीचे रहा। ओके, बिल्कुल। तो चलिए, ये क्लोज आज निफ्टी का ऑलमोस्ट डे लो पर, डे लो से सिर्फ 15 या 16 पॉइंट ऊपर 18,130, लेकिन ज़्यादा बड़ी दिक्कत ब्रॉडर मार्केट में। मिड कैप इंडेक्स में 200 पॉइंट का डिक्लाइन और थर्ड डे रनिंग जहां मार्केट इस समय रेड में बंद हुआ है। वीरो, क्लोज खराब रही, लेकिन देखते हैं कल किस तरीके से ओपन होता है मार्केट। कोई बात नहीं अनुज, अगर शॉर्ट किया था तो पैसा कमाया, पैसा घर आया, और क्या चाहिए। कल फिर कुछ तलाशेंगे और गुंजाइश तलाशेंगे मुनाफा कमाने की, सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में और फिर कमाई का मुनाफे की तैयारी में। कल फिर मुलाकात होगी शुक्रवार यानी फ्राइडे फैक्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।